Good afternoon, everyone present over here. I, C. Lavish Sathe, Treasurer, Indore branch of CIRC of ICAI, welcomes you all to this session on 360 degree of drafting, the most heated topic and the most needed topic for all the chartered accountants. Going off the track, today's day marks a special remembrance for our session speaker, CA Pankaj Shah sir. Last year, 6 December 2024, we all voted for electing CA Pankaj Shah sir as the Central Council member of ICAI from Indore. So sir, for us, the winning day is today only. You were elected today only for all of us. So very heartfelt congratulations to you sir on today's anniversary, let's say winning anniversary to you. Needless to say, Pankaj sir do not require any sort of introduction. I will just share a quick bite. I was in discussion with the president sir Nanda sir. So he told that जितना मैंने first year travel नहीं किया, तुम्हारे पंकज सर ने पहले साल मेरा 2 गुना किया है, मेरे से 2 गुना किया है. So he is very dedicated to our institute and he has devoted much time to institute as well. So I welcome Pankaj Shah sir. So starting with I request Pankaj sir ने पहले ही मना कर रखा है ना फ्लोरल ना मेमेंटो मेरे को मत दिया करो. So I request Pankaj sir to please take on the dais. थैंक यू रवीश. सीधी बात, पहले तो ड्राफ्टिंग पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बट बिफोर ड्राफ्टिंग एनीथिंग, व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च शुड बी इन्वॉल्व. हम ड्राफ्टिंग करते हैं, ड्राफ्टिंग से ज्यादा कट कॉपी पेस्ट करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा समस्या होती है. ड्राफ्टिंग कब होनी चाहिए? जब उस ड्राफ्टिंग के पहले हमारा डिटेल्ड रिसर्च हो गया हो उस चीज के पीछे. रिसर्च कैसी होती है? फ्रीडम एट मिडनाइट करके एक बुक है, कितने लोगों ने देखी है, पढ़ी है? किसी ने नहीं. सर, फ्रीडम एट मिडनाइट ये जो बुक है, ये इंडिया की इंडिपेंडेंस के बारे में है, और वो भी 1947 से 48, 2 साल की हिस्ट्री है सर इसके अंदर. फ्रीडम एट मिडनाइट एक बेस्ट सेलर बुक है, इंडिया की 2 साल की हिस्ट्री है. 1970 में फ्रेंच ऑथर्स डोमिनिक लेपेर और लैरी कॉलिंस दोनों ने सोचा कि चलो इंडिया पे एक बुक लिखते हैं. उस समय तक वो 5 बुक्स लिख चुके थे, ऑल द बुक्स वर बेस्ट सेलर्स. तरुण भाई उन्होंने सोचा कि चलो कोई बुक लिखते हैं इंडिया के ऊपर. आपको बता दूं, उसके पहले वो इंडिया कभी आए नहीं थे. फ्रेंच ऑथर्स इंडिया पे बुक लिखना चाह रहे हैं फ्रॉम अ इनसाइड पर्सपेक्टिव, डिफरेंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि इंडिया में जो बुक लिखेंगे वो इंडियन माइंडसेट से लिखेंगे, इंग्लैंड में कोई बुक लिखेंगे तो वो इंपीरियल माइंडसेट से लिखेंगे. बोले एक थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव से हम एक बुक लिखते हैं इंडिया के ऊपर, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर. उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की, लॉर्ड माउंटबेटन से मिलने गए 1971 में, जब वो रिटायर्ड होकर अपने जो है फार्म पे रहते थे. लॉर्ड माउंटबेटन से मिले. माउंटबेटन वाज हैप्पी टू होस्ट देम बिकॉज दोनों की बुक्स उन्होंने पढ़ी थी. दे वर वेरी गुड राइटर्स. माउंटबेटन से मिले, बोले सर वी वांट टू राइट अ बुक ऑन इंडिया, हाउ वी शुड राइट. माउंटबेटन ने बोला कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स पोस्टेड थे, जो इंडिया में लोग हैं, आप जाइए उनके इंटरव्यू दीजिए. उन्होंने टाइम्स ऑफ इंग्लैंड में इश्तेहार दिया कि जिन लोगों ने इंडिया के अंदर जो पोस्टेड रहे हैं एंड हु हैव सम इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, दे कैन कॉन्टेक्ट टू अस, विल टेक देयर इंटरव्यूज. उन्होंने इंटरव्यूज लेना शुरू किए. मंगलानी जी उन्होंने जो है लगभग 1000 लोगों के इंटरव्यूज लिए. उन्होंने जो इंटरव्यू लिया वो 900 किलो पेपर्स, उनके पास इंटरव्यू के डॉक्यूमेंट्स थे. अलग अलग लोगों को इंटरव्यू लिया. 900 केजी डॉक्यूमेंट्स उनके पास, जो पेपर जो उनके इकट्ठे हुए थे, इंटरव्यू की स्क्रिप्ट, उसका वेट था. उसमें जब इंटरव्यू लेते लेते बॉम्बे पहुंचे, बॉम्बे में डॉक्टर मेहता से मिले. डॉक्टर मेहता उनको अपने घर ले गए. घर में तिजोरी खोली, तिजोरी में से एक एक्सरे लाके बताया. वो एक्सरे लेके ये दोनों माउंटबेटन के पास आए. वो एक्सरे, डॉक्टर मेहता जो एक हिंदू डॉक्टर थे, वो एक्सरे लेके गए माउंटबेटन के पास. वो एक्सरे मोहम्मद अली जिन्ना का था. डॉक्टर मेहता ने डिटेक्ट कर लिया था कि मोहम्मद अली जिन्ना को जो टीबी है वो 1 साल से ज्यादा नहीं जिएंगे. जब माउंटबेटन ने वो देखा, बोले हैड दिस बीन शेयर्ड टू मी, मैं इंडिया का इंडिपेंडेंट 1 साल डिले कर देता और ये पार्टीशन नहीं होता. इस लेवल के बाद फिर फर्दर गए और महात्मा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, तो नाथुराम गोडसे के भाई से मिले वो, गोपाल गोडसे पुणे में.
उनको ले गए बिरला हाउस और पूरा सीन 1971 में रिक्रिएट किया, और उसके बाद जो उनकी बुक आई दैट वाज फ्रीडम एट मिडनाइट व्हिच इज द बेस्ट सेलर। पाकिस्तान में तो बैन है वो बुक, बट इंडिया के अंदर जो है इट इज बीइंग सोल्ड। सो दिस इज द काइंड ऑफ एफर्ट्स which are required before inventing। आज कोई बोले कि यार इंडिया पे बुक लिखनी है, मैं आज तक इंडिया नहीं गया, बट फिर भी उन्होंने फिर जो बुक लिखी उस लेवल का रिसर्च करके जो बुक लिखी, दैट बिकम द बेस्ट सेलर। सो अल्टीमेटली वी शुड हैव नॉलेज ऑफ लॉ एंड वी शुड पुट इन एफर्ट्स टू इंटरोगेट थिंग्स, नो थिंग्स, पुट इन टाइम। उसके बाद जो ड्राफ्ट निकल के आएगा दैट ड्राफ्ट वुड बी अ परफेक्ट ड्राफ्ट। और जब उतनी मेहनत करके आप ड्राफ्ट बनाओगे तो फिर आप 2000 5000 किसी डीड या उसके लिए जो है चार्ज नहीं करोगे, यू विल चार्ज योर ओन अमाउंट। एक रिटायर्ड आईएएस की बिल मेरे पास में आई थी वेट करने के लिए, वो बिल देख के मैंने पूछा, मिला यार कितने दिए? बोले 5 लाख रुपए बिल बनाने के दिए। यस, वही बिल जो हम शायद 5000 में भी बना देते हैं, उसको बनाने के उसने 5 लाख रुपए दिए थे, मैंने वेट करने के 50,000 चार्ज किए। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो टाइम और एफर्ट हम इन्वॉल्व करेंगे उसके बेसिस पे होता है। एक पार्टनरशिप डीड आप ड्राफ्ट करने के शायद 5000 10,000 चार्ज करते होंगे, उसी पार्टनरशिप डीड को पढ़ के मैंने क्लाइंट को एडवाइस करके 1 लाख रुपए का भी बिल रेज किया है उसी पार्टनरशिप डीड को। ये कब होता है, कैसे होता है? जब हमको ओवरऑल होलिस्टिक लॉ का नॉलेज होगा, चीजों का नॉलेज होगा, कहां से अराइज हुई थी, क्यों हुई है, उन सबको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग रखेंगे सेशन, बोर नहीं होने दूंगा, मेरा पूरा प्रयास रहेगा। अब हम शुरुआत करते हैं पार्टनरशिप डीड ड्राफ्टिंग से। राइट, पार्टनरशिप ये आया कहां से? व्हाट इज अ पार्टनरशिप? ये कहां से गवर्न होता है? पार्टनरशिप एक्ट। ये कब बना? 1932। सोनी जी 1932 के पहले पार्टनरशिप नहीं होती थी क्या? तो वो कहां से गवर्न होती थी फिर? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एब्सोल्युटली। सो वी ऑल मस्ट नो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बिकॉज सारे लॉ की गंगोत्री है ये। आप चाहे सेल ऑफ गुड्स ले लो, चाहे कोई भी लॉ ले लो, सबकी जो स्टार्टिंग हुई है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हुई है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कुछ सेक्शन निकाल के एक नया स्टैट्यूट बना दिया पार्टनरशिप एक्ट, और वहां पर जो पार्टनरशिप को डिफाइन किया सबसे पहले। देखिए, पार्टनरशिप की डेफिनेशन से भी हमको ड्राफ्टिंग के कई आइडियाज मिलेंगे। व्हाट इज पार्टनरशिप? इसको डिफाइन किया, रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस। सो देयर हैज टू बी अ पर्सन। अब कौन पर्सन है कौन नहीं, इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। हु हैव एग्रीड, सो देयर शुड बी एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट फॉर व्हाट? टू शेयर प्रॉफिट। तो हमने कई पार्टनरशिप डीड देखी है जिसमें एक पार्टनर को प्रॉफिट शेयर नहीं देते, केवल सैलरी दे रहे हैं, तो वो ये डेफिनेशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वो पार्टनरशिप ही इनवैलिड हो गई। देन शेयर प्रॉफिट फ्रॉम व्हाट? शेयर प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। सो देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ एक्टिविटी व्हिच कैन बी कैटेगराइज्ड एज बिजनेस, नॉट नेसेसरी उसकी इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल हो। देयर शुड बी सम काइंड ऑफ एक्टिविटी व्हिच कैन बी कैटेगराइज्ड और क्लासिफाइड एज बिजनेस। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, सारे पार्टनर करें, या ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो यहां से जो है एजेंसी रिलेशनशिप मिल जाता है कि यार पार्टनरशिप है तो कोई भी करे, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये पार्टनरशिप की बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब एक बात बताएं, एक फर्म में कितने पार्टनर हो सकते हैं मैक्सिमम? हाजी 20। सोनी जी, किसी ने कहा है कुछ इस तरह तेज हो गई है रफ्तार जिंदगी की कि सुबह का गम शाम तक पुराना हो जाता है। आपने जब पढ़ा था तो कंपनीज एक्ट 1956 बोलता था कि मैक्सिमम 20 पार्टनर होंगे। उसके बाद आया कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 में रूल्स बने और उन रूल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 डिसाइड हुए। रूल नंबर 10 कंपनीज मिसलेनियस रूल्स के अनुसार। सो अब पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, बट देयर इज एन एक्सेप्शन कि अगर वो पार्टनरशिप किसी एक्ट में रजिस्टर्ड हो, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पार्टनरशिप आईसीआई में रजिस्टर्ड होती है या सीएस की पार्टनरशिप होती है, तो उस पर ये मिनिमम लिमिट अप्लाई नहीं, मैक्सिमम लिमिट अप्लाई नहीं होगी। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है हम 20 समझते थे, अब 50 हो गई। इंदौर की एक सीए फर्म है, उसमें 27 पार्टनर है, जैसे मैं आपको बताऊं। तो पार्टनरशिप जो है 50 पार्टनर्स नॉर्मल बिजनेस की फर्म में, और अगर वो इन एक्ट में गवर्न कोई पार्टनरशिप है तो उस पर ये लिमिट भी अप्लाई नहीं होती। अब कंपनीज एक्ट लिमिट करता है, पहले भी जो 20 पार्टनर की लिमिट थी, पार्टनरशिप एक्ट में कहीं भी लिमिट नहीं है। कंपनी लॉ लिमिट करता है कि कोई भी पार्टनरशिप इतने पार्टनर से ज्यादा की नहीं बना सकते। हाँ,
उसका ऑब्जेक्टिव यह है कि कंपनी लॉ को इंप्लीमेंट, अगर पार्टनरशिप बहुत बड़ी बनती तो कंपनी का जो है ऑब्जेक्टिव नहीं रह जाता, कंपनी नहीं बनती, इसलिए कंपनी लॉ बनाने का पार्टनरशिप ऑफ मोर देन 20 पार्टनर्स 1956 में था। अब जो है कंपनी लॉ के अंदर जो रूल्स बने हैं वो बार करते हैं कि 50 से ज्यादा पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं हो सकते, एंड इट इज सेंट्रल एक्ट, तो ये बाइंडिंग है सबके ऊपर। ठीक है, अब कुछ इंटरेस्टिंग लीगल ड्राफ्टिंग इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। पहला मैंने बोला देयर शुड बी अ बिजनेस, सो कोई ना कोई बिजनेस एक्टिविटी अगर उस पार्टनरशिप के अंदर नहीं है तो फिर वो पार्टनरशिप वैलिड नहीं है। कोई आपके पास कमर्शियल एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी उसमें होनी चाहिए, अगर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही तो इट कैन बी चैलेंज कि ये पार्टनरशिप ही नहीं है प्रॉपर, बिकॉज पार्टनरशिप इज फॉर बिजनेस। अब पार्टनरशिप बिटवीन पर्सन्स, हु इज अ पर्सन, पर्सन कौन होगा सर, कहां डिफाइंड है पर्सन? है जी, क्या हो गया हमारे साथ समस्या हो गई, हम हर चीज को इनकम टैक्स के चश्मे से देखते हैं, तो इनकम टैक्स में जो पर्सन की डेफिनेशन है वी कंसीडर वही पर्सन है, जबकि सिविल लॉ में ऐसा नहीं है। देखिए, क्या एचयूएफ पार्टनर बन सकता है? नहीं। यहां पर समस्या है सर, क्या होता है, मिस्टर नानी पालकीवाला ने बुक लिखी थी इनकम टैक्स पे, उसका नाम क्या है? द लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ इनकम टैक्स। Mr. Palkiwala knew that law is something different and practice is different in India. लॉ कुछ और कहता है, प्रैक्टिस कुछ और कहती है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक पेन कार्ड आया सोनी जी, उस पेन कार्ड पे लिखा था रफीक मोहम्मद एचयूएफ। पेन कार्ड तो बन गया, तो वैसे अगर कोई चीज हो गई इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। आप यहां देखें, हिंदुस्तान में हजारों लाखों पार्टनरशिप है जिसमें एचयूएफ पार्टनर है, बट वो परमिसिबल नहीं है। हाल ही का एग्जांपल बताता हूं, बैंक ऑफ बड़ौदा ने कई पार्टनरशिप्स के अकाउंट फ्रीज कर दिए। क्यों फ्रीज कर दिए? क्योंकि उसके अंदर एचयूएफ पार्टनर था, उनका कहना था कि यार एचयूएफ पार्टनर है तो आप रिकंस्टिट्यूट करके लाओ, अदरवाइज इसमें लीगल डिफेक्ट है। एक पार्टनरशिप में जमीन थी, उसमें एचयूएफ पार्टनर था, वो जमीन उसने जॉइंट डेवलपमेंट किया, बिल्डर ने जब वो फ्लैट बेचा तो वो फ्लैट खरीदने वाला बैंक में लोन कराने गया, उसमें चेन डॉक्यूमेंट में वो डीड हुई और वो डीड में जो एचयूएफ लिखा था तो बैंक ने लोन करने से मना कर दिया। हम समझते हैं एचयूएफ इज नॉट अ पर्सन, एचयूएफ केवल इनकम टैक्स में पर्सन रिकॉग्नाइज किया गया है, ये एक व्यवस्था है, ये पर्सन नहीं है, तो एचयूएफ पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर नहीं बन सकता। इसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, विच इज द लॉ ऑफ लैंड 229 ITR 458, सो एचयूएफ कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म। अच्छा, एक बात बताएं, क्या दो पार्टनरशिप मिलकर तीसरी पार्टनरशिप बना सकती है? हाँ या नहीं? हाँ जी, नहीं बना सकती। पार्टनरशिप भी देखा जाए तो पर्सन नहीं है, पार्टनरशिप, दो पार्टनरशिप मिलकर तीसरी पार्टनरशिप नहीं बना सकती, बट कई पार्टनरशिप बनाई है लोगों ने, तो इसलिए जो हो रहा है ये जरूरी नहीं कि वो सही है। लॉ इज डिफरेंट, प्रैक्टिस इज डिफरेंट, सो एचयूएफ कभी भी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर नहीं बन सकता और दो पार्टनरशिप मिलकर थर्ड पार्टनरशिप नहीं बना सकती। और एलएलपी के केस में तो ये प्रोविजन लेके आ गए हैं कि भैया एलएलपी का जब आप फॉर्म भरते हैं, डीड बनाते हैं, आपने एचयूएफ को अगर लिख दिया तो सर्कुलर में सचिन भाई उन्होंने बोला है कि जब एक नॉर्मल पार्टनरशिप में एचयूएफ पार्टनर नहीं बन सकता तो एलएलपी में तो सवाल ही नहीं आता। ये करते हुए सर्कुलर भी इशू किया हुआ है। सो हम जब भी कोई एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर रहे हैं, हमको ये देखना है एनीथिंग वी आर ड्राफ्टिंग कि जो पर्संस हैं वेदर दे आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, दैट इज टू बी सीन। अब एचयूएफ को रेम्यूनरेशन, तो अगर एचयूएफ कोई बन गया तो इनकम टैक्स पर्पज से देखें हम, तो इनकम टैक्स पर्पज से तो आपका असेस हो रहा है, सब हो रहा है, बट कई केस लॉज ने इस प्रिंसिपल को आगे उन्होंने देखा तो बोले जो रेम्यूनरेशन है वो कर्ता की इंडिविजुअल कैपेसिटी में माना जाएगा, एचयूएफ की इनकम नहीं है। बट हाँ, एचयूएफ के फंड्स अगर लगाए हैं तो जो इंटरेस्ट या कुछ इनकम है वो आप इनकम टैक्स पर्पज से एचयूएफ के हाथ में ऑफर कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। अब जहां तक बात आती है रेम्यूनरेशन की, अगर रेम्यूनरेशन आपने डीड में लिखा ही नहीं पार्टनरशिप में तो आप रेम्यूनरेशन दे ही नहीं सकते हो, वो अलावेबल ही नहीं होता। अगर आपने पार्टनरशिप में लिख दिया कि रेम्यूनरेशन शैल बी एज मे बी म्यूचुअली डिसाइडेड, तो आपका रेम्यूनरेशन अलावेबल ही नहीं है इनकम टैक्स के अंदर। अगर आपने क्लेम किया तो वो डिसअलाउ होकर आ जाएगा। तो जब भी हम ये डीड्स ड्राफ्ट कर रहे हैं उसके कहां कहां क्या रिपरकेशन होते हैं ये भी समझना हमारे लिए जरूरी है। रेम्यूनरेशन अगर आपने लिख दिया कि रेम्यूनरेशन शैल बी एज मे बी म्यूचुअली डिसाइडेड, तो वो अलावेबल रेम्यूनरेशन नहीं होगा।
आपको एक्सप्रेसली या तो रेम्यूनरेशन कितना है ये लिखना पड़ेगा, या आपको लिखना पड़ेगा कि रेम्यूनरेशन शेल बी डिसाइडेड एज पर द फॉलोइंग फार्मूला, मैकेनिज्म देना पड़ेगा। अगर मैकेनिज्म भी नहीं दिया, अच्छा एक बात बताएं, मैंने लिख दिया कि माय रेम्यूनरेशन शेल बी 10,000 पर मंथ, या मैंने लिख दिया कि 1,20,000 पर एनम, दोनों में क्या डिफरेंस हो जाएगा? अगर मैंने लिख दिया कि रेम्यूनरेशन इज 10,000 पर मंथ, या मैंने लिख दिया रेम्यूनरेशन इज 1,20,000 पर एनम, कोई फर्क पड़ेगा इससे? कितने मंथ उसने काम करा? साल भर ही काम किया मैंने, तो इसका कोई इंपैक्ट होगा, डिफरेंस होगा इससे? पेमेंट का तो लिखा ही नहीं ना, मंथली करने की बात, मैं तो पेमेंट निकाल ही नहीं रहा हूं उसमें से। तो 10,000 पर मंथ और 1,20,000 पर एनम, इससे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? फर्क ये पड़ेगा, बिल्कुल सही कहा मृणाल, कि 194T जो प्रोविजन आ गया ना, आपका मंथली अक्रू हो रहा है तो अब हर महीने टीडीएस काटना पड़ेगा, और अगर आपने पर एनम लिखा था तो ईयर एंड पे एक बार टीडीएस काटना पड़ेगा। तो आपने फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप कैसे किस चीज को लिख रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, आपका मंथली अगर आपने लिख दिया मंथली रेम्यूनरेशन है तो इट इज क्रेडिटेड, वो अक्रू हो गया वहां पर। आपको जो है बुक्स में क्या एंट्री पास कर रहे हो, दो थिंग्स आर डिफरेंट। बस असेसिंग ऑफिसर आपका मंथली डिफॉल्ट मान लेगा। मीनिंग खत्म नहीं होगा सर। बुक्स आपने जो है, अगर मंथली रेम्यूनरेशन है तो हर महीने बुक्स में आपको क्रेडिट करना ही था। अगर आप नहीं करो तो बुक्स ही प्रॉपर मेंटेन नहीं करी आपने, उसके बाद तो बुक्स रिजेक्शन का भी रीजन हो सकता है। इसलिए हमको प्रोविजन में क्या लिखा है उसको समझते हुए बुक्स बनानी है, बुक्स के हिसाब से टीडीएस कंप्लायंसेस करना है। पार्टनरशिप क्या है? इट इज अ कलेक्टिव ओनरशिप। पार्टनर जो है वो फर्म के बिहाफ पे उसकी सारी एसेट्स होल्ड कर रहे हैं, उनका अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है। तो इट इज नॉट मी, इट इज द फर्म। अब जैसे इसका क्या कलेक्टिव ओनरशिप का एग्जांपल है मैं आपको बताता हूं। सेक्शन 14 है, अगर मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं फर्म में पार्टनर हूं, मुझे फर्म के नाम पे फर्म में मर्सिडीज कार खरीदनी है, पेमेंट फर्म ने किया, बट कार का रजिस्ट्रेशन फर्म के नाम पे नहीं होता, तो वो रजिस्ट्रेशन मेरे नाम पे हुआ। मेरे नाम पे रजिस्ट्रेशन हुआ, फर्म में मैं डेप्रिसिएशन लेने गया, एओ बोलता है मैं अलाउ नहीं करूंगा। फिर एओ को हमने बताया कि सेक्शन 14 बोलता है कि अगर फर्म से पेमेंट किया और फर्म के लिए यूज हो रही है कार, तो फिर बेनिफिशियल ओनर मानते हुए सेक्शन 14 उसका ओनर फर्म रहेगा और उसके अंदर जो है फर्म में आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। सिमिलरली अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी फर्म में खरीदी, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी फर्म के अंदर खरीदी और पार्टनर उसमें से रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद भी अगर डीड में उसने अपना इंटरेस्ट उस असेट में रिलिंक्विश नहीं किया, तो वो बाद में आपकी प्रॉपर्टी को डिस्प्यूट कर सकता है। ये कलेक्टिव ओनरशिप का सिद्धांत अगर हमको नहीं मालूम तो हमने सोचा वो पार्टनर तो रिटायर हो गया, प्रॉपर्टी में कोई उसका वही नहीं है, जबकि प्रॉपर्टी में उसका राइट इंटरेस्ट रहेगा अनलेस आप डीड में उसको स्पेसिफिकली रिलिंक्विश करवा लो। तो इसलिए ये लॉ पोजीशन हमको मालूम होना चाहिए। पार्टनरशिप एजेंसी रिलेशनशिप है, हर पार्टनर दूसरे के ब्याह पे भी कर सकता है और फर्म के ब्याह पे भी कुछ भी काम कर सकता है। लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, और ये अनलिमिटेड लायबिलिटी जो है ये जॉइंट एंड सेवरल है। जॉइंट एंड सेवरल का मतलब क्या? तो मैं और सोनी जी, हम दोनों ने पार्टनरशिप करी। अब सोनी जी का नाम बहुत बड़ा है, तो मैंने बोला सर आपका तो नाम दे दो मेरे को, तो सोनी जी 1% के पार्टनर बन गए, मैं 99% का पार्टनर हूं। अब फर्म ने लोन लिया, लोन डिफॉल्ट हो गया, जो लेंडर्स हैं उनको मालूम है कि यार इससे मांगने जाएंगे कुछ नहीं मिलेगा, फर्म से लेने जाएंगे नहीं मिलेगा, उन्होंने डायरेक्ट सोनी जी पे डिमांड नोटिस भेज दिया। और क्योंकि जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी है, तो भले 1 करोड़ के लोन में इनका हिस्सा तो 1% ही बनता है, बट पूरा 1 करोड़ रुपए इनसे वसूल लेंगे, फिर ये इंटर्न इनको मुझसे लेना पड़ेगा। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि पार्टनरशिप में जॉइंट और सेवरल लायबिलिटी होती है। अब अगर डी ड्राफ्टिंग में आप लिख दो कि भैया कोई भी लायबिलिटी पहले फर्म से रिकवर की जाएगी, उसके बाद पार्टनर से रिस्पेक्टिव रेशियो में की जाएगी, तो शायद आप ये प्रॉब्लम को बचा सकते हैं। क्यों हो सकता है? आई टेल यू, कंपनी लॉ में कुछ लिखा है और मैंने मेमोरेंडम या आर्टिकल में कुछ और लिख दिया, तो क्या प्रिवेल करेगा? उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, राइट? पार्टनरशिप में उल्टा है,
पार्टनरशिप का हर सेक्शन शुरू होता है वर्ड से सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर पार्टनरशिप एक्ट में कुछ और लिखा है और मैंने डीड में कुछ और लिख दिया तो इट इज द डीड विच विल प्रिवेल ओवर द पार्टनरशिप एक्ट। ये आपको कहीं और नहीं मिलेगी, केवल पार्टनरशिप की ब्यूटी है। एवरी सेक्शन स्टार्ट विद सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, राइट? ठीक है। मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए फॉर्म में? कितने होने चाहिए? 2। अब कई बार क्या होता है, देखिए मिनिमम 2 अगर पार्टनर आप बनाओगे और एक की डेथ हो गई और डीड में आपने लिखा है कि इसके बाद इसका लीगल हेयर पार्टनर बनेगा, तो क्या बन जाएगा? नहीं। देयर इज अ डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद लईकुद्दीन वर्सेस कमला देवी मिश्रा। आपने डीड में कुछ भी लिखा हो, अगर 2 पार्टनर में से एक की डेथ होगी तो फर्म डिसॉल्व होनी है। इसलिए कम से कम 3 पार्टनर्स आपके यहां पर पार्टनरशिप फर्म में बनाने चाहिए। 2 की फर्म है तो एक और ऐड कर दो, 3 पार्टनर कम से कम रखो। इन इवेंट ऑफ एनी मिसहैपनिंग आपकी फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। और रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हो, डिसॉल्व हो गया तो आपको सेक्शन 9 भी ट्रिगर हो जाएगा, जीएसटी में डीम सप्लाई मान लेंगे। इसलिए कम से कम 3 पार्टनर तो फर्म में होने चाहिए। अरे एक मिनट, हाँ, तो फर्म में 3 पार्टनर होने चाहिए नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म के अंदर। अदरवाइज अगर 2 पार्टनर है और एक की डेथ हो गई तो वो फर्म कंपलसरी डिसॉल्व हो जाएगी, व्हाटएवर यू मे हैव रिटन इन द डीड। बट एलएलपी की बात करें, एलएलपी में क्या होगा? 2 पार्टनर्स की एलएलपी है, एक की डेथ हो गई, लॉ सेज 6 महीने तक वो फर्म कंटिन्यू करते रहेगा, वो सिंगल पार्टनर, फर्म को डिसॉल्व नहीं होगी, फर्म विल कंटिन्यू। आफ्टर 6 मंथ्स व्हाट विल हैपन कि फर्म तो चलती रहेगी बट उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, बट फर्म खत्म नहीं होगी। सो एलएलपी हैज दिस प्रोटेक्शन कि सिंगल पार्टनर के साथ में भी एलएलपी चलती रहेगी। राइट, क्लियर सर? ठीक है, तो इसलिए कम से कम 3 पार्टनर नॉर्मल पार्टनरशिप बना रहे हैं तो वी शुड एंश्योर कि कम से कम 3 पार्टनर्स हो ताकि दूसरे इवेंट हमारे ऊपर नहीं हो। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है सर, कितनी रखते हैं हम? हाँ जी, क्या लिखते हैं? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप शैल बी? एट विल लिखते हैं। किसी की डील में और कुछ लिखा हुआ है कि सब में एट विल है? ठीक है। अब मैंने, मृणाल भाई ने और मनोज ने, तीनों ने एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाई। मैं थोड़ा बदमाश आदमी हूं, मेरा 2% शेयर है और इन दोनों का मिला के 98% शेयर है। फर्म अच्छा पैसा कमा रही है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने बोला यार मेरे को 10 लाख रुपए देना। ये दोनों मेरे से परेशान हो गए, बोले यार तू जो है, तेरा जितना हिस्सा है उतना ले ले, तू ज्यादा मत मांग। मैंने बोला यार मेरे को तो इतना पैसा दो, बोले नहीं देंगे, हमारा 98%, तेरा 2% उतना ले ले। मैंने बोला अच्छा ऐसी बात है, बोला फर्म को डिसॉल्व कर दो। क्या मैं बोल सकता हूं फर्म को डिसॉल्व कर दो? बिल्कुल बोल सकता हूं, क्योंकि एट विल मींस एट विल ऑफ एनी पार्टनर। चाहे मैं 1% का, 0.1% का भी पार्टनर हूं, मैंने बोल दिया कि फर्म को डिसॉल्व कर दो तो आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा जी। उसके बजाय मैं अगर लिख दूं कि द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप शेल बी एट विल ऑफ मेजॉरिटी, केवल 2 वर्ड ऐड कर दिए, तो जब तक आप मेजॉरिटी पार्टनर नहीं चाहेंगे तब तक फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। मेरे पास एक बच्चा आया, वो, उसके फादर और उसके चाचा दोनों की पार्टनरशिप थी, गैस एजेंसी चल रही थी, बहुत अच्छी गैस एजेंसी चल रही थी, बिजनेस चल रहा था अच्छा। इसके फादर की डेथ हो गई तो चाचा बिजनेस चलाने लग गए। अब ये माइनर पार्टनर है, उन्होंने डीड में मैनेजिंग पार्टनर बन गए चाचा जी, चलो ठीक है। अब इसको 1 रुपया नहीं दे फर्म से, ये बेचारा जो है साइनिंग पार्टनर चाचा जी परेशान हो गया, बोले क्या करूं। मेरे पास आया, मैंने डीड देखी, मैंने एक काम कर, तू चाचा जी को नोटिस दे, डिसॉल्व द फर्म, और उसकी कॉपी मार्क कर दे उस गैस एजेंसी को जहां से बिजनेस आ रहा है। उसने नोटिस दिया, गैस एजेंसी ने एकदम से सारे पेमेंट रोक दिए, क्यों? बोले आपकी फर्म तो अब डिसॉल्व करना पड़ेगी लीगली, और एजेंसी तो फर्म के नाम पे थी तो वो चेंज नहीं हो सकती। तो वो नोटिस देने के बाद चाचा जी आए, बोले भैया तेरे को क्या चाहिए ले ले और धंधा चलने दे। तो एट विल लिखा था। चार्टर्ड अकाउंटेंट जब हमने उसको गाइड किया तो आज उसको जो है बहुत बड़ा फायदा हो गया। पर ये क्यों हुआ? क्योंकि ये डिफरेंस कि एट विल का मतलब क्या होता है। हम सब ने हजारों पार्टनरशिप सालों से बनाई होगी, बट कभी भी सोचा नहीं कि एट विल लिखने का क्या मतलब होता है। तो हम किस तरीके से क्लॉज ड्राफ्ट करें, तो एट विल लिखने के बजाय एट विल लिख दिया तो कई सारे केस लॉज हैं,
डिसीजंस हैं जो बोलते हैं कि एट विल लिखा है तो इट विल बी एट विल ऑफ एनी पार्टनर। कोई भी पार्टनर बोल दे कि डिसॉल्व करो तो करना पड़ेगा। उसके बजाय सिंपली जो है हम क्लॉज लिख दें कि इट इज एट विल बट शेल नॉट बी डिसॉल्व बाय यूनिलैटरल एक्ट ऑफ एनी पार्टनर, शेल बी डिसॉल्व अपॉन रेजोल्यूशन पास बाय मेजॉरिटी। या इस तरीके के जब हम क्लॉज डाल देंगे तो शायद ड्राफ्टिंग की वजह से हम अपने क्लाइंट को बहुत बड़ा एडवांटेज कर सकते हैं। बट इट विल अगेन डिपेंड कि हम मेजॉरिटी पार्टनर या माइनॉरिटी पार्टनर है। माइनॉरिटी पार्टनर है, अगर 2-5% का ही पार्टनर है हम, तो फिर ये एट विल रहना ही अच्छा है क्योंकि ये प्रोटेक्ट करेगा हमारे क्लाइंट को। सो इट विल डिपेंड whom वी आर केटरिंग, किसके लिए सूट बनाना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हमने देख लिया पार्टनरशिप एक्ट की ब्यूटी ये है कि एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। जो डीड में लिखा है वो प्रिवेल करेगा और व्हाट इज रिटन इन द इन मेजॉरिटी ऑफ द क्लॉजेस। सक्सेशन, 4 दोस्तों ने मिलकर एक पार्टनरशिप बनाई। एक दोस्त ने अपने विल में लिख दिया कि मेरे बाद मेरा बेटा पार्टनर बनेगा, तो क्या कंपल्सरीली उनके बेटे को पार्टनर बनाना पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप में जब एडमिशन करना है तो सारे पार्टनर्स जब तक इकट्ठे नहीं हो जाए तब तक एडमिशन नहीं कर सकते आप यहां पर। बट मुझे अगर सक्सेशन चाहिए तो मैं डीड में ही एक क्लॉज डलवा दूंगा कि इट इज म्यूचुअली एग्रीड दैट आफ्टर डेथ ऑफ एनी पार्टनर और आफ्टर सो एंड सो पीरियड ही कैन सब्स्टिट्यूट हिज रिलेटिव एज लीगल हेयर इन द पार्टनरशिप। अगर ये लिख दिया तो फिर उन तीनों पार्टनर्स को बाइंड कर दिया मैंने कि मेरे लीगल हेयर को उनको पार्टनर बनाना पड़ेगा कंपल्सरीली। फिर वो जो सेक्शन 31 है कि सबका यूनानिमस अप्रूवल है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रह जाएगी। अब मेरा इंदौर में कामकाज है। इंदौर में मैंने और मृणाल ने एक रियल एस्टेट कॉलोनी काटी। चलो बढ़िया है, अच्छा चल रहा है। अभी हमारे आधे प्लॉट बिके, आधे बिकना बाकी है। अब मैंने सोचा कि यार जबलपुर में भी चलते हैं, तो हमने जबलपुर में एक प्लॉट खरीद लिया था। अब जबलपुर में प्लॉट खरीदा, अब हमने सोचा यार कि अब इसको कंस्ट्रक्ट करना है, बड़ा प्रोजेक्ट है, पैसे नहीं है। तो हमने नीमा जी को कनेक्ट किया। नीमा जी को बोला मिला सर आप हमको जो है फंड कर दो। अब नीमा जी हमारे जबलपुर वाले प्रोजेक्ट के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं, बट पार्टनरशिप तो एक ही है। ये पार्टनर बने तो इन्होंने बोला कि यार मेरी आपके इंदौर प्रोजेक्ट का क्या होगा, उसमें मेरे को क्या प्रॉफिट मिलेगा। तो हमने बोला सर आप तो जबलपुर के लिए पार्टनर हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है, पार्टनरशिप लॉ परमिट करता है कि आप डिवीजन वाइज अलग अलग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रख दो। तो इंदौर डिवीजन में मैं और मृणाल पार्टनर हैं। जबलपुर डिवीजन जो सेम पार्टनरशिप में है उसमें हम तीनों इक्वल पार्टनर है, 1/3 1/3 1/3। तो एक ही पार्टनरशिप के अंदर आप अलग अलग डिवीजन बना के अलग अलग डिवीजन वाइज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बना सकते हैं। रियल एस्टेट बिजनेस में ये बहुत कॉमन है, ये बहुत होता है। डीड में पार्टनरशिप डीड के अंदर ही दिस कैन बी डन। अब वोटिंग राइट कैसे होते हैं पार्टनरशिप के अंदर? मैं 5% का पार्टनर हूं, सोनी जी 50% के पार्टनर हैं, मृणाल भाई सपोज मृणाल भाई और मैं हम दोनों 2% के पार्टनर हैं और सोनी जी बाकी 96% के पार्टनर हैं। अब किसी मुद्दे पे बहस हो गई तो हम दोनों एक तरफ हो गए, सोनी जी एक तरफ हो गए। अब किसकी चलेगी फॉर्म में? 96% शेयर सोनी जी के पास है और हम दोनों के मिला के 2% है। क्या होगा सर? हाँ जी, नॉर्मली अगर कुछ नहीं लिखा तो 1 मैन 1 वोट, तो हम 2% भी भारी रहेंगे 96% पे। इसके बजाय अगर आप डीड में लिख देते हो कि द डिसीजन शेल बी टेकन या वोटिंग राइट शेल बी क्वा द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और क्वा योर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, तो 96% वाले इनके पास 96 वोट रहेंगे, हम दोनों के पास केवल 4% वोट रहेंगे। तो ये हम डीड में प्रोवाइड कर सकते हैं। कई बार हमको लगता है कि यार कोई पार्टनर जाके बदमाशी करके लोन नहीं ले ले फर्म के एसेट पे, तो हम लिख सकते हैं कि फर्म को अगर कोई लोन लेना है तो यूनानिमस अप्रूवल ऑफ ऑल पार्टनर लगेगा। कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, बेचना है, तो उसके लिए यूनानिमस अप्रूवल ऑफ ऑल पार्टनर लगेगा। तो ये सब चीजें भी आप पार्टनरशिप डीड के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। ये ब्यूटी है पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप एक ऐसा टूल है जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं बिजनेस के लिए स्ट्रक्चर, पर उसको समझे बिना करते हैं। बहुत कुछ इसके अंदर अगर समझे तो स्ट्रक्चरिंग भी नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म में की जा सकती है। माइनर, क्या माइनर पार्टनर बनाते हैं हम? हाँ जी, बनाते ही नहीं है। बट जो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स हैं वो माइनर्स को पार्टनर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि माइनर को पार्टनर बनाया तो वो केवल प्रॉफिट के लिए पार्टनर बनेगा। उसको जो प्रॉफिट मिला वो एग्जेम्प्ट होता है, तो वो क्लब नहीं होगा पेरेंट्स के हाथ में और वो माइनर की संपत्ति बन जाएगा। उसको माइनर जब इन्वेस्ट करेगा और कुछ कमाएगा तो वो क्लब नहीं होगा, वो माइनर की इनकम में ही टैक्सेबल होगा। एंड देयरफॉर
जो हाई नेटवर्क टैक्स इंडिविजुअल्स हैं उनकी टैक्स प्लानिंग के लिए माइनर को फॉर्म्स में पार्टनर बनाया जाता है, बट एलएलपी में माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। एलएलपी में बार है, बट नॉर्मल पार्टनरशिप के अंदर माइनर कैन बिकम अ पार्टनर फॉर बेनिफिट एंड वी कैन डू देयर टैक्स प्लानिंग इन केस ऑफ हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स। अब तोतला जी बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे एडवाइस देते हैं। तो अब क्या हुआ कि मैंने और तोतला जी ने एक पार्टनरशिप करी, हम दोनों 50-50% के पार्टनर हैं। अब एक आदमी तोतला जी के पास एडवाइस लेने आया और तोतला जी ने उसको जो एडवाइस दी तो वो 1 करोड़ रुपए का चेक तोतला जी को देके चला गया, इनके नाम से एसआर तोतला। अब बात छुपती तो है नहीं, बड़ी फीस मिली है, मेरे को मालूम पड़ा। तो मैंने बोला सर तोतला जी 50 लाख रुपए मेरे को चाहिए, क्या मैं इनसे मांग सकता हूं 50 लाख रुपए? नीलेश भाई कैसे? उनके तो इंडिविजुअल नाम में कंसल्टेंसी दी उन्होंने और इंडिविजुअल को चेक देके गया वो। नहीं, पर इन्होंने बोला कि मैंने इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर ली, आप कैसे मेरे से डिमांड करोगे? आपके पास क्या राइट है? हाँ, पर मेरे ऊपर है ना, मैं एजेंसी कैपेसिटी में कर रहा हूँ या इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहा हूँ? क्लाइंट विल डिसाइड, क्लाइंट बता सकता है कि उसने कैसे अप्रोच किया है पार्टनरशिप की। इंडिविजुअल क्लाइंट तो बोल रहा है मैं तोतला जी को जानता हूं, मैं तो उनको देख के गया। यहां पर आप देखिए पार्टनरशिप कितना इंपॉर्टेंट है। लॉ एक सेक्शन 9 है, इंडियन पार्टनरशिप है, कमिटमेंट टू बिजनेस। अगर मैं और तोतला जी कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आई एम कमिटेड टू दैट बिजनेस। तो अगर मैं फॉर्म में कुछ काम कर रहा हूं तो मैं इंडिविजुअली वो काम नहीं कर सकता अनलेस मैंने डीड में लिखा हो। इसलिए पार्टनरशिप डीड में ये क्लॉज डालते हैं कई लोग कि भैया हम जो बिजनेस इसमें कर रहे हैं, अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी को कोई भी रेवेन्यू मिला तो इट इज नॉट रेवेन्यू ऑफ फर्म एंड इट विल नॉट बी शेयर्ड इंटर से। ऐसे क्लॉजेस भी फर्म में डलते हैं। अगर ऐसा कोई क्लॉज नहीं है तो सर फिर मैं 50 लाख रुपए आपसे क्लेम कर सकता हूं। सो दिस इज पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप हम लोग बहुत समझते हैं बहुत सिंपल है, बट इतनी ब्यूटी इसके अंदर भी ड्राफ्टिंग, एक एक क्लॉज की जो ड्राफ्टिंग होती है उसके अंदर चीजें आती है। अब ये तो पार्टनरशिप डीड की ड्राफ्टिंग हुई। हम जब सबमिशंस की बात आती है, इनकम टैक्स में लिटिगेशन की ड्राफ्टिंग की बात आती है, तो हमको ये व्यक्ति याद आता है नानी पालकी वाला। इनके लिए कहते थे ही यूज्ड टू लुक इनटू द आईज ऑफ जजेस एंड डोमिनेट देयर ब्रेन। वो कहते थे वही सही है, बाकी सब मिथ्या लगता है। और वही चीज हम देखेंगे वो कैसे चीजों को प्रेजेंट करते थे, किस तरीके से चीजों को रखते थे। जब हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, लीगल ड्राफ्टिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो हमारा इंप्रेशन कैसे गिर रहा है, क्या फॉन्ट यूज करने चाहिए। अब नॉर्मली जब हम कोई भी वर्ड फाइल खोलते हैं तो कौन सा फॉन्ट आता है सबसे पहले? कैलिब्री। अब कैलिब्री इज नॉट मेंट फॉर लीगल ड्राफ्टिंग, हमको उसको यूज ही नहीं करना चाहिए। अगर लीगल ड्राफ्टिंग करनी है, सबमिशन बनाना है, तो या तो टाइम्स न्यू रोमन या सबसे अच्छा मेरा फेवरेट फॉन्ट है वर्डाना, उसकी जो रीडेबिलिटी रहती है वो बहुत अच्छी आती है। आप लीगल डिसीजन देखेंगे वो जॉर्जिया फॉन्ट के अंदर होते हैं। सो यू हैव टू सी विच फॉन्ट इज फॉर व्हाट यूज। हम लोग बहुत कंजूस है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और हम बहुत ज्यादा सस्टेनेबिलिटी कॉन्शियस हैं, तो हम सोचते हैं कि यार जो है एक पेज पे ही जितना आ जाए श्रिंक कर करा के फिट कर देते हैं। जबकि वही रिप्लाई अगर हम 10 पेज में देंगे या 30 पेज में देंगे तो हो सकता है वो जो 1 रुपए का पेपर है वो 30,000 रुपए हमको दिलवा दे। बट हम कंजूसी कई बार करते हैं, सबमिशन करने में इसमें कंजूसी नहीं करना। और जब भी हम कोई रिप्रेजेंटेशन सबमिशन बना रहे हैं, देखिए क्लाइंट को कैसे मालूम पड़ेगा, जो दिखेगा वो बिकेगा। क्लाइंट को मालूम कैसे पड़ेगा हमने क्या किया? तो आप जो सबमिशन बना रहे हैं, क्लाइंट को बुलाएं कि भैया आप एक बार पढ़ लो यार, बड़ा जो है फैक्चुअल इंपॉर्टेंट सेंसिटिव मैटर है, पढ़ लो। वो पढ़ेगा और साइन करेगा ना, इतना करने में आपकी जो है, अगर आप 5,000 फीस चार्ज कर रहे हैं तो 50,000 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि क्लाइंट को एफर्ट्स आपके दिखेंगे, समझ में आएंगे। आज कोई भी जो है आप देखें कि एक लेटर है, आप एक लेटर बना दे, सिंपल सा लेटर है, और वही लेटर हम जो है मेरे ख्याल से 2,000-5,000 चार्ज करेंगे, और जब भी उस मैटर पे नीमा जी ड्राफ्टिंग करेंगे तो हो सकता है 5 लाख रुपए भी सर चार्ज कर लें। क्यों? और वो क्लाइंट देखे जाएगा, बिकॉज इट इज किस तरीके से कंटेंट को हमने प्रेजेंट किया है, क्या नॉलेज उसके अंदर डाला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी ड्राफ्टिंग करें, आप क्लाइंट को बताएं, क्लाइंट के साइन कराएं, फिर आपको अपलोड जो करना है वो जो फाइल करना है कर दें, बट क्लाइंट को बुला के वो एफर्ट कराएंगे ना, देखिए उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम जो आज प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप करने आए हैं, तो राइटिंग स्किल्स एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स भी आ जाएगी। हम कंजूसी करके सिंगल लाइन स्पेसिंग करते हैं, आपको मिनिमम 1.5 या डबल स्पेसिंग करना चाहिए।
आप अगर कंट्रोल 2 दबाएंगे तो वो डबल लाइन स्पेसिंग हो जाएगा। जब कोई केस लॉ साइड कर रहे हैं तो लेफ्ट से इंडेंटिंग, राइट से इंडेंटिंग। आप कोई भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन केवल प्रेजेंटेशन देखने के लिए भी कभी पढ़ी है, किस तरीके से होता है, कैसे उसमें रेफरेंसिंग की जाती है। पहले नेम ऑफ क्लाइंट, असेसमेंट ईयर, डिन, सब्जेक्ट, ये सब लिखा रहता है। इसका क्या मतलब है? डिन लिखा है, अगर डिन उस ऑर्डर में नहीं है तो यहां से पकड़ में आ जाएगा, तो आपको इलीगैलिटी दिख गई। तो आपका जो प्रेजेंटेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज, आप यहाँ कई सीनियर बैठे हैं, सर आप लोग एओ के पास में असेसमेंट करवाने गए नीलेश भैया? जब असेसमेंट कराने जाते थे पहले, तो एओ आपके क्लाइंट की फाइल के लेफ्ट हैंड साइड में ग्रीन पेपर लगाता था और उसमें ऑर्डर शीट लिखता था। हम कोई भी केस हमारे पास आए, हम अपनी ऑर्डर शीट मेंटेन करें, इस तारीख को क्लाइंट से ये पेपर आए, इस तारीख को हमने उससे डिटेल मंगाई, हम हर चीज नोट डाउन करें ऑर्डर शीट के अंदर। आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को कोई भी केस करना होगा तो लिस्ट ऑफ डेट देना कंपलसरी है। अगर वो चीज प्रैक्टिस हम अपने यहां इंप्लीमेंट करें तो हमारा प्रेजेंटेशन अपने आप, कई सारी चीजें तो डेट देख के जो है क्लियर हो जाती हैं। आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो है सर रिप्रेजेंट करते हैं, सर आपके कई ड्राफ्ट से मैंने बहुत कुछ सीखा है, वो मैं आज जो है आपके कंसेंट से शेयर कर रहा हूं सबसे। तो लिस्ट ऑफ डेट्स वहां से मालूम पड़ जाता है। अब वो राजीव बंसल का सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आया, उसमें डेट में जो है ऑर्डर वैलिड है इनवैलिड है वहीं क्लियर हो जाता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम रेफरेंसिंग प्रॉपर करें, लिस्ट ऑफ डेट्स वगैरह को इन्वॉल्व करें। जब भी कोई ड्राफ्टिंग की बारी आती है तो क्या क्या लगेगा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले फैक्ट्स। फैक्ट्स में क्या है? व्हाट इज फैक्ट? मार्शल द फैक्ट्स, लॉ शैल फॉलो। किसी भी चीज की जान है फैक्ट। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फैक्ट। जब भी हम ट्राइब्यूनल में जाते हैं, ट्राइब्यूनल इज द लास्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी, तो फैक्ट हमको मालूम होना चाहिए। और ये फैक्ट कैसे निकल के आएगा? फैक्ट में भी कई चीजें ऐसी होती हैं जो ऐसे पढ़ोगे, घास काटोगे, समझ में नहीं आएगा। मैंने खुद ने एक प्रैक्टिस की है, जब भी मुझे किसी नोटिस या ऑर्डर के अगेंस्ट में सबमिशन बनाना है, मैं उसको 3 बार पढ़ता हूं और 3 अलग अलग टाइम पे पढ़ता हूं। शायद सुबह मेरा मूड कुछ और हो और मुझे वो चीज नहीं दिखे, दोपहर में एकदम से प्रकाश हो जाए, या शाम को मुझे दिख जाए। 3 अलग अलग टाइम पे आप उसको पढ़ो, आपको हर बार कुछ ना कुछ नया पॉइंट उसमें से निकल के आएगा। फैक्ट को हाथ में पेंसिल लेके अंडरलाइन करके लिखो ऑर्डर पे, तो शायद आपको क्या हाईलाइट है, क्या इंपॉर्टेंट है वो मालूम पड़ जाएगा। कहीं भी लगा कि यार फैक्ट गलत है तो एफिडेविट उसके लिए फाइल कर दो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़े वकील थे रुस्तम कोला, सोली दस्तूर ने उन्हीं के चेंबर से काम किया है। रुस्तम कोला जी कोर्ट में आर्ग्यू कर रहे थे, वो डीआर ने उसका पढ़ दिया, जज साहब ने भी पढ़ लिया। फिर जब मिस्टर कोला पढ़ने लगे तो जज ने बोल दिया, मिस्टर कोला ही हैज ऑलरेडी रेड, वी हैव आल्सो रेड, व्हाई आर यू रीडिंग अगेन? तो उन्होंने बोला, योर ऑनर, माय फ्रेंड हैज रेड इट इन हिज वे, यू हैव रेड इन योर वे, नाउ आई विल रीड द सेम थिंग इन माय वे। एक ही चीज को पढ़ने में मैं बोलूं रोको मत जाने दो, और रोको मत जाने दो। तो जो मेरे लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है मैं उसको हाईलाइट करके पढ़ूं, एम्फेसिस दे दूं। जो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी गलती है, मैं पढ़ूं तो सही। देखिए, छुपाना कुछ भी नहीं। इट इज बेटर टू लूज अ केस रादर देन लूजिंग द बेंच। छुपाना कुछ भी नहीं है, क्या एम्फेसिस करना क्या नहीं, वो तो हमारा क्राफ्ट है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो फैक्ट इज समथिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फैक्ट्स जब तक हमारे लिस्ट ऑफ डेट्स, क्रोनोलॉजी, इससे हम निकाल लें तो हम प्रॉपरली प्रेजेंट कर सकते हैं। फैक्ट्स के बाद आता है क्या? लॉ। लॉ कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊं, शायद आज जितने 148 के नोटिसेस हैं सभी इनवैलिड है। सब में कोई ना कोई जो है लीगल पॉइंट, लीगल मिस्टेक है ही है। कई बार हम देखते हैं कि अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग, लॉ ऐसी चीज है आप जिस चाहो वो मिल जाएगा आपको। आपको एक कंसेप्ट है, इसके ऊपर आपको लगता है फेवरेबल डिसीजन चाहिए, आप ढूंढोगे मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए अगेंस्ट में चाहिए तो आप ढूंढोगे तो वो भी मिलेगा। सो आप जिस तरफ चाहो, बस कितना रिसर्च करते हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन मिलेगा। जब लॉ की बात करें तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पॉलिटिकल डोनेशन के केस हुए। अब आप देखिए लॉ में क्या होता है, ये पॉलिटिकल डोनेशन में अहमदाबाद में 23 पॉलिटिकल पार्टी में सर्च हुई और उसके कॉन्सिक्वेंस में नोटिस आए। अब महाराष्ट्र का एओ 148 में डायरेक्ट नोटिस दे रहा है, क्योंकि 148 तो एप्लीकेबल ही नहीं है जहां पर सर्च हुई। और मध्य प्रदेश राजस्थान का एओ 148A दे रहा है, फिर 148 दे रहा है। तो या तो वो गलत है या हम गलत हैं। तो ये एक अपने आप में ऐसा इंटरेस्टिंग चीज है। हमको ये देखना है कि यार आप जो प्रोविजन में दे रहे हो वो आप पे एप्लीकेबल है भी या नहीं। फिर कई बार सर्च जो हुई थी वो 1 अप्रैल 21 के पहले थी, बाद में थी। अगर उसके पहले हो गई सर्च तो आप 148 दे नहीं सकते, आपको तो 153C देना था।
आर्गुमेंट तो हमको सारे लेने हैं, कब कौन सा चल जाए ये भरोसा नहीं, बट हमारे पास में आर्गुमेंट सारे हमारे यहाँ होने चाहिए। अभी 29 मार्च 22 को डिपार्टमेंट, क्या होता है सर, डिपार्टमेंट से ज्यादा गवर्नमेंट एक्साइटेड है, सारे घर के बदल डालो, एक एडवर्टाइजमेंट आती थी ना, सब चेंज कर दो, बट जमीनी हकीकत क्या है, क्या आपका एओ तैयार है उसके लिए, ये भी तो देखना पड़ेगा। उन्होंने बोल दिया आज 29 मार्च 2022 के बाद कोई भी जुर्म देगा सब कुछ फेसलेस लेवल से आएगा, बट आज भी जितने नोटिस आ रहे हैं वो जाओ इशू कर रहा है, जुरिडिक्शनल एओ कर रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हेक्सावेयर में बोल दिया नहीं हो सकता, कनकला रेड्डी तेलंगाना हाईकोर्ट आ गए, सैकड़ों हाईकोर्ट आ गए कि भैया जाओ नोटिस नहीं दे सकता, फेसलेस एओ को देना था, बट आज भी इशू कर रहे हैं। तो 29 मार्च 22 के बाद से आज 2025 में हम जितने नोटिस है शायद सारे इनवैलिड है, और कई हाईकोर्ट डिसीजन भी इसके ऊपर आ गए, तो ये भी आर्गुमेंट हमारा है जो हमको लेना चाहिए। कई नोटिस डिसीज व्यक्ति को आ जाते हैं, डिसीज के नाम से नोटिस भेज देते हैं, अब ये बोलता है तुमने तो हमको बताया नहीं कि ये मर गया, तो हमको क्या सपना आ रहा है। एक बार क्या हुआ सुमित जी, मेरे पास एक आदमी रिटर्न फाइल करने आया, तो बोला ठीक है हम कर देते हैं फाइल। तो बोले कहाँ है फादर आपके, बोले फादर तो चले गए पर उनका मोबाइल मेरे पास छोड़ गए, ओटीपी आएगा तो मैं दे दूंगा। ठीक है मतलब दे रहे, ओटीपी आया, रिटर्न फाइल कर दिया, वेरीफाई हो गया, बढ़िया सब हो गया। 3 दिन बाद नोटिस आया एओ का कि योर वेरिफिकेशन इज इनवैलिड। हम पहुंचे एओ के पास, बोला भाई तेको मालूम कैसे पड़ा ये बता दे तू तो बस मेरे को। बोले सर आपने वेरीफाई किया, आधार का ओटीपी यूज किया, बोला हाँ। बोले डेथ सर्टिफिकेट अब आधार के बेस पे जनरेट होता है, बिना आधार नंबर डाले डेथ सर्टिफिकेट नहीं होता, और जैसे ही उस आधार पे डेथ सर्टिफिकेट जनरेट हो गया तो इनकम टैक्स में भी हमको मालूम पड़ जाता है, बट हम देखे नहीं देखे अलग बात है। तो बोला बस अगर तुमको मालूम पड़ जाता तो हमारे बताने की जरूरत ही नहीं है। तो अब अगर किसी डिसीज के नाम पर नोटिस आया तो वो नोटिस इनवैलिड है, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि आधार और पैन तो लिंक्ड है और ये डेथ सर्टिफिकेट इसी आधार पे जनरेटेड है, इसलिए डिसीज को नोटिस है वो इनवैलिड हो गया। अब तोतला जी आप इनकम टैक्स असेसमेंट कराने जाते होंगे, पहले इनकम टैक्स में जब असेसमेंट कराने जाते हैं हम, तो आप आईटीओ के पास जाते हैं या एसीआईटी के पास जाते हैं नॉर्मली, या किसके पास जाना चाहिए हमको, आईटीओ या एसीआईटी? अब नीलेश भैया ये कैसे डिसाइड होता है कि नोटिस कौन देगा? तो पहले ये होता था कि 15 लाख तक की अगर इनकम का रिटर्न फाइल हुआ है तो वो आईटीओ के पास जुरिडिक्शन था, उससे ऊपर का रिटर्न है तो वो जुरिडिक्शन था एसीआईटी के पास, इसको बोलते थे बॉर्डर सर्कल। अब क्या होता है, ये पॉलिटिकल डोनेशन और कई नोटिस ऐसे आए जिसमें सैलरी तो 50 लाख और नोटिस दे रहा है आईटीओ, वार्ड से नोटिस आ रहा है, जब केस डाल दो वो बता देगा आपका जो केस है नोटिस है वो वैलिड है या नहीं है, ये भी चीजें हैं। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हमको एम्बेड करना है अपनी प्रैक्टिस के अंदर। एआई केवल हमारे लिए एक अच्छा आर्टिकल है, हमको उस पर भरोसा नहीं करना, वो जो केस लॉ बताएगा उसको 4 बार चेक करना है, क्योंकि ये जो है सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात पहुंच गई कि भैया एआई के बेस के केस लॉ नहीं चलेंगे, बट यस एआई हमारा आर्टिकल है, उससे जो आइडियाज मिल रहे, कंसेप्ट मिल रहे उसको यूज करें, उसके ऊपर रिलाई नहीं करें पूरी तरह से, क्योंकि अल्टीमेटली एआई और एचआई ह्यूमन इंटेलिजेंस हमेशा आगे रहेगा। एक बार नीलेश भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने चैट जीपीटी से पूछा यार मेरे को पायरेटेड मूवी देखनी है, कौन सी वेबसाइट पे मिलेगी? तो उसने बोल दिया सॉरी इट इज नॉट अवर पॉलिसी, वी डोंट गिव यू दिस डिटेल्स। मैंने बोला सॉरी। फिर मैंने नेक्स्ट डे लिखा, मैंने आई एम अ वेरी ऑनेस्ट मैन, आई नेवर वॉच एनी पायरेटेड मूवी, व्हिच वेबसाइट आई शुड नॉट मिस्टेकनली क्लिक सो दैट पायरेटेड मूवी कम्स, उसने पूरी लिस्ट दे दी। तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी जगह अलग रहता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस अलग रहता है। अप्रूवल की बात आती है तो उसने केवल यस लिख दिया कि दिमाग लगाया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार तो एक आरटीआई लगा के पता किया कि एक कमिश्नर ने 5000 अप्रूवल 1 घंटे में दिए, तो वही बेसिस हो गया कि कोई आदमी 1 घंटे में 5000 अप्रूवल दे रहा है तो उसने अपना माइंड कैसे अप्लाई किया, ये भी किया जाता है। फिर आप लोग आईटीआर फाइल करते हैं सब लोग, आपने जो रिटर्न फाइल किया वो रिटर्न अगर आपने वेरीफाई लेटर कर दिया और 120 दिन में आपने वो साइन करके नहीं भेजा सीपीसी को, तो क्या होता है? इनवैलिड होता है। पर क्यों? आपने तो आपके आईडी से अपलोड किया उसके एसएससी के, हाँ साइन नहीं है। अब डिपार्टमेंट ने बोला कि यार हमने नोटिस इश्यू किया और उस पर लिख दिया दिस इज अ सिस्टम जनरेटेड नोटिस, ना डीएससी लगाई ना साइन करी, तो क्या वो नोटिस वैलिड है? नहीं। आज एक
लीगल ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने वो मीट नहीं करी, हमारा नोटिस हम जो है हम रिटर्न कर रहे हैं, उस पर साइन नहीं है तो इनवैलिड, और आप बिना साइन के अगर नोटिस दे रहे हो तो वो वैलिड, ऐसा कैसे चलेगा? तो ऑथेंटिकेशन भी इशू है। मैं बता रहा हूं लॉ में कितने तरीके के जो है नोटिस में हमको ड्राफ्टिंग में हेल्प मिल सकती है। एक ही नोटिस को अगर आप ढंग से देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको एक बार ये हुआ कि यार नोटिस पोर्टल पे तो अपलोड कर दिया, बट मेल भी नहीं आया, मैसेज भी नहीं आया, तो आपके पोर्टल पे तो था ना, तो वो वैलिड है या नहीं है? आपके पोर्टल पे अपलोडेड है और 31 मार्च को अपलोड कर दिया टाइम पे उन्होंने, वैलिड है या नहीं है? नहीं तो आप पोर्टल खोल के देखते तो मिल जाता है 31 को आपको। हाँ, किसने मना किया? आप कर तो सकते थे ना। वैलिड है कि नहीं है सर? क्यों मेल करना पड़ेगा? अगर मैं जेब में से 5,000 रुपए निकालूं और बोला सोनी जी ये 5,000 रुपए आपके, और ये जेब में रख दूं, तो क्या आपकी इनकम हो गई? वो कब इनकम होगी? जब मेरे हाथ से निकल के आपके पास चले जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दाऊजी आभूषण भंडार के केस में बोला कि इश्यू तभी होगा जब मेरे कंट्रोल, ओरिजिनेटर के कंट्रोल के बियॉन्ड चले जाए। अब पोर्टल किसका? मेरा। तो जब तक मेरे पोर्टल से बियॉन्ड आपको एसएमएस या ईमेल से मैं कम्युनिकेट नहीं कर दूं, तब तक उसको इश्यू नहीं माना जाएगा। अब 148 के केस चल रहे हैं, मेरा असेसमेंट हुआ, उसमें एक्सेप्ट कर दिया। अब 148 वापस आया मेरे को, उसके अंदर वो उसी इश्यू पे खोल रहे हैं, तो चेंज ऑफ ओपिनियन की बात आई। अब ये चेंज ऑफ ओपिनियन लॉ में कहां लिखा है? और इन्होंने बोल दिया पुराने लॉ में चेंज ऑफ ओपिनियन जो है अलाउड नहीं था, अब तो हो गया, अब तो नया लॉ है, अब हम क्या बोलेंगे? तो ये चेंज ऑफ ओपिनियन पुराने लॉ में भी कहां लिखा था? बट चेंज ऑफ ओपिनियन जो है ये एक इनहेरेंट कंट्रोल था कि आर्बिट्रेरीनेस नहीं हो जाए। ये कंसेप्ट कहां से है मालूम है? एक बार क्या हुआ कि एक आदमी पहुंचा बाबू के पास में गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट में कि यार भैया मेरी ये फाइल पास कर दो, मैं आपकी सेवा पानी कर दूंगा। बोले ठीक है लाओ फाइल। उसने लिख दिया फाइल पे एक्सेप्टेड, चलो अप्रूव्ड लिख दिया, अप्रूव्ड लिख दिया, उसका काम होने लग गया, वो भूल गया। साहब बोले अच्छा बेटा भूल गया मेरे को। बोले फाइल वापस लाओ। वो फाइल जहां पे अप्रूव्ड लिखा था, अप्रूव्ड के आगे उन्होंने लिख दिया एनओटी, नॉट अप्रूव्ड। अब पैसा रुक गया। फिर वो आया, अरे साहब मैं तो आई नहीं वाला था, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये लो आपका काम कर दिया, पर आपने तो मेरा काम ही रोक दिया सर। बोले तू क्यों चिंता कर रहा है? बोले वापस लाओ फाइल। वो नॉट अप्रूव्ड जो था, नॉट के आगे उसने ईडी लिख के फुल स्टॉप लगा दिया, नोटेड अप्रूव्ड। ये जो किया है, ये जो बार बार रिव्यू कर रहे हैं डिसीजन को, यही आर्बिट्रेरीनेस हो सकती है। इससे इसकी वजह से जो है करप्शन हो सकता है। इसलिए चेंज ऑफ ओपिनियन अलाउड नहीं है लॉ में, इट इज द इनहेरेंट कंट्रोल। ये आया क्यों? तो पहले भी लॉ में नहीं लिखा था पर नहीं हो सकता था, अभी भी लॉ में नहीं लिखा, बट चेंज ऑफ ओपिनियन आज भी परमिसिबल आपका नहीं है। जब हम टेबल टेनिस खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, तो रूल क्या है सर? कौन जीतता है? गेम में विनिंग का एक ही रूल है कि बॉल मेरे पाले में नहीं सामने वाले के पाले में गिरनी चाहिए। कई बार ये होता है, एओ बोलता है कि यार आपने जो है ये डिटेल नहीं दी, आपने जो है मेरे को बुक्स प्रोवाइड नहीं करी, डॉक्यूमेंट नहीं दिए। तो सर हम लोग कई बार क्या करते हैं कि हम लोग जो है कुछ देते ही नहीं है। अगर हम नहीं दे सकते तो हम उसके बॉल को उसके पाले में डाल दें, हम लिख दें कि यार द रिकॉर्ड्स आर वॉल्यूमिनस, इट इज नॉट पॉसिबल, हाउएवर वी रिक्वेस्ट, since this is a team based facial assessment, we request to depute verification team and we'll produce it before them. अब हमने लिख दिया, अब अगर वो वेरिफिकेशन टीम को नहीं भेजता तो उसकी गलती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी बॉल को अपने पाले में नहीं जाने दें। एक ट्रिक ऑफ ट्रेड और बताता हूं आपको। कई बार ये होता है कि यार डॉक्यूमेंट मांगे हमसे, अब हमको डॉक्यूमेंट देने, हम बहुत कंजूसी से चीज देते हैं। आप देख लो जो काम की चीज है वो दे दो, जो काम की चीज नहीं है वो भी पूरा पट्टा उसको दे दो, अब देखते बैठ बेटा तू क्या काम का है क्या नहीं, तू ढूंढ ले। तो ये भी एक ट्रिक ऑफ ट्रेड होता है कि हम देख लें कि यार अगर उसको डिटेल बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिए हैं तो शायद वो ढूंढ के ये कमेंट नहीं कर पाएगा कि क्या दिया और क्या नहीं दिया, अनलेस वो सब कुछ देख ले। तो अलग अलग ट्रिक्स ऑफ ट्रेड होते हैं लिटिगेशन के अंदर, रिप्रेजेंटेशन के अंदर। शुरुआत कैसे करें, ड्राफ्टिंग कैसे करें? तो ड्राफ्टिंग हमको सिखाते हैं लिटिगेशन ड्राफ्टिंग के अंदर श्रीमद् भगवद गीता। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को किस नाम से बुलाते हैं? पार्थ और कौनते। और हे पार्थ, हे अर्जुन, हे गुड़ाकेश, हे धनंजय, अलग अलग तरीके से बुलाते हैं। अब हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग लिखते हैं डियर सर, तो प्रेम भाव बन जाता है उसको, बोले ठीक है यार आया है।
बट अगर नीमा जी लिखेंगे तो लिखेंगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली शिवित, मे इट प्लीज योर ऑनर्स, तो उसको लग जाएगा नहीं यार किसी बड़े व्यक्ति के यहाँ से आया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कई बार सैल्यूटेशन हम किस तरीके से शुरुआत करते हैं, डियर सर के बजाय ऑनरेबल सर, रिस्पेक्टेड सर, मे इट प्लीज योर ऑनर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली शिवित, इस तरीके से जब लिखेंगे तो ड्राफ्टिंग के अंदर एक डिफरेंस आएगा जिसका इंपैक्ट पड़ेगा। जब हम किसी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं उसमें भी बहुत बातें आती हैं कि यार सबसे इंपॉर्टेंट पहले ये सुन ले भाई, हम बात करते हैं उसको हम ड्राफ्टिंग में कैसे लाएं, तो एट द आउटसेट वी वुड लाइक टू सबमिट। तो यहां क्या हुआ भैया, सबसे पहले ये सुन ले, फिर दिस इज इन रिगार्ड टू कैप्शन अपील। कई बार सब्जेक्ट लिखने के बजाय कैप्शन लिख दे तो उसको भी तो देखना पड़ेगा क्या कहना चाह रहे हैं, दिस इज इन रिगार्ड टू। अब कई बार क्या होता है सर, ऐसा बोलते हैं नीलेश जी, सांच को आंच नहीं, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। जब हम कोई सत्य बता रहे हैं, कोई तथ्य बता रहे हैं, तो वी स्टेट दैट, और जब निवेदन कर रहे हैं तो वी सबमिट दैट। हम लोगों की आदत क्या बढ़ गई सर, वी सबमिट दैट, वी सबमिट दैट, सब जगह सबमिट लिखते हैं, बट जहां पर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट है, सच है, तथ्य है, तो उसको हमको स्टेटमेंट देना है, और जहां निवेदन है उसको सबमिशन देना है। तो जहां स्टेटमेंट है तो उसका पावर बढ़ जाता है, ताकत बढ़ जाती है, और सबमिशन में तो ऐसे ही विनम्रता आ जाती है। तो कहां किस चीज को यूज करना, ये भी ड्राफ्टिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिर कुछ स्पेशल चीजें होती है जो लीगल ड्राफ्टिंग में काम आती है। जैसे हमने लॉ पे तो बहुत कुछ बोल दिया, अब मेरिट्स पे बोल रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं विदाउट प्रेजुडाइज टू अबोव, ऊपर जो लिख दिया वो अपनी जगह स्ट्रांग है, अब ये सुन लो। फिर कई बार हम बातों में करते हैं, अच्छा मान ली तेरी बात यार, फिर भी देख मैं तो ऐसा है, तो बी दैट एज इट में, कि वो बात तुम्हारी मान ले तो भी ये एस्पेक्ट देख लो। अब अपने मालवी में जो है, कई बार किसी को नीचा दिखाना हो तो बोलते हैं इतना भी नहीं आता, तो वो अगर हमको ड्राफ्टिंग में लाना है तो नीडलेस टू मेंशन, ये बताने की जरूरत नहीं, फिर भी हम बता रहे हैं, तो ये को लगेगा मेरे को ही नहीं मालूम होगा शायद, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद में केस लॉ दे रहे हैं, रिलायंस इज प्लेस्ड ऑन, अपेलेंट रिलायंस ऑन, बट कोई भैया ध्यान से सुन ले तो योर काइंड अटेंशन इज इनवाइटेड टू द फॉलोइंग डिसीजन, और उसको रिप्रोड्यूस कर दें। तो किस चीज को कैसे प्रेजेंट करना उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट है यार चाहते क्या हो वो भी तो लिखो। सर हम ग्राउंड लिखते हैं, सबमिशन लिखते हैं, पर उसके अंदर प्रेयर नहीं लिखते। प्रेयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं। जहां एडिशन है तो एडिशन डिलीट करो, जहां डिसअलाउंस है तो उसको अलाउ करो। इन व्यू ऑफ फॉरगोइंग वी सबमिट लाइक दिस। कई बार जो है हमको लगता है नहीं यार अच्छा काम कर रहा है, थोड़ा विनम्र अच्छे से लिख दो, तो फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस वी शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू, ये कर दें। अब कई बार ये होता है कि यार जो है वो आपने बीएसएनएल पे फोन लगाया, फोन नहीं लगता, तो वो मैसेज बोलता है ना असुविधा के लिए खेद है, तो हम एडजमेंट बार बार ले रहे हैं, तो उसको लिख दें कि होपिंग टू फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड। ये लिख दे तो अच्छा लगता है सर कई बार। इसके बाद में हमने बोला कि बॉल हमारे पाले में नहीं रहनी चाहिए, तो हम बोलते हैं कि वी होप दिस फुल्ली एक्सप्लेन्स द इशू, हाउएवर वी शैल बी हैप्पी टू इल्यूसिडेट फर्दर इफ नीड बी। तो तेरे को और कुछ चाहिए तो मांग लेना, पूछ लेना, तो इससे जो है एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। और कभी भी हम सबमिशन कर रहे हैं, पर कई बार जो आमने सामने की बात होती है उसकी बात ही अलग होती है, तो पर्सनल हियरिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मांग ले। कई बार आपने बहुत कुछ लिखा है वो समझ में नहीं आता, पर एक बात आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 2 मिनट में बोल दी, वो शायद आसानी से समझ में आ जाती है। तो ये भी ड्राफ्टिंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है। आप कोई भी मैगजीन खोलते हो तो आप पढ़ते हो या पिक्चर देखते हो? 90% लोग पिक्चर देखते हैं। आप अगर पिक्चर और टेबल फॉर्म में कोई चीज देते हो तो उसका बड़ा इंपॉर्टेंट बहुत फर्क पड़ता है। एक बार जो है मेरे को एक नोटिस आया कि डीमोनेटाइजेशन के अंदर आपको सबमिशन करना है। अब एसएससी बोले मेरे किराने की दुकान है सर। मिला अच्छा, मिला एक काम कर, तेरी दुकान के बाहर से फोटो खींच के बैठ। तो वो गल्ले पे ऐसे बैठा, सामने पेटीएम और वो सब रखा था, और ऐसे मुस्कुराते हुए फोटो खींचा। वो फोटो हमने करके सबमिशन में पेश कर दिया कि मतलब इसकी किराने की दुकान है, ये दुकान का फोटो है, इस नाम से ये है। तो सर वो ड्रॉप होके आ गया। तो अल्टीमेटली कई बार हमने लिखा रहता, पर अब पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप शायद 1000 वर्ड्स में कुछ लिख दो और एक पिक्चर लगा दो तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार जो है किसी ने कैश जमा करके लोन दिया, तो बोले कि यार मेरी तो गैस एजेंसी है, तो हमने गैस एजेंसी का फोटो लगाया। मिला इस बिजनेस में पूरा कैश कलेक्शन होता है। कई बार एओ ने अलग अलग पॉइंट लिखे, अब हम उसको पूरा रिप्लाई करते, तो हमने पॉइंट वाइज टेबल बना दी कि एओ का ये एलिगेशन, हमारा ये जवाब, ये एलिगेशन, ये हमारा जवाब। तो इस तरीके से रिव्यूट कर दो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका एक इंपैक्ट चले जाता है। कई बार भावनाओं का भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप भावनाओं को जो है उसके अंदर लेके आ जाओ।
किस तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक इंदौर बेंच में ट्रिब्यूनल में केस हुआ कि एक 13 साल का डिले था। अब वो डिले जज साहब तो ऐसी फाइल फेंक देते कि भैया हम कंडोन नहीं करेंगे। तो वो वकील साहब को हमने देखा सर, वो उनको जो है तैयार करके लाए थे। वो जैसे ही उन्होंने डिले का बोला तो वो जज साहब ने फाइल ऐसे रख दी, 13 ईयर्स व्हाट इज दिस। वो फाइल फेंकी, वो जिन भाभी जी का था उन्होंने रोना चालू कर दिया। अब वो रोना चालू कर दिया तो जज साहब घबरा गए। फिर मैंने बोला मिला यार पानी लाओ, पानी वानी पिलवाया उनको, पानी पिलवाया। मिला सर इनके साथ बहुत कुछ जो है बुरा बुरा हुआ, ये एफिडेविट इन्होंने पिटीशन भी सबमिट करी है डिले के रिलेटेड। तो बोला अच्छा अच्छा ठीक है आप बिठाओ पानी पिलाओ। उनका 13 साल का डिले कंडोन हो गया था। तो भावनाओं को भी इंपॉर्टेंट है। तो जो ड्राफ्टिंग है उसमें अगर जान डाल दो तो बहुत कुछ हो सकता है। और कई बार ये होता है कि हम बोलते हैं हमारी ये जिम्मेदारी, पर एओ की क्या जिम्मेदारी। तो टैक्सपेयर चार्टर आ गया है, ये टैक्सपेयर चार्टर भी डाल दें। कई बार ये होता है कि यार जब बॉर्डर लाइन केस हो तो वहां पर ये टैक्सपेयर चार्टर डाल दें हम। तो एओ को भी लगता है यार कि हमारी जिम्मेदारी लॉ में लिखी हमको ही नहीं मालूम, अगर कोई बता रहा है मतलब ये कोई पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति होगा तो इनसे पंगा नहीं लेना। ये टैक्सपेयर चार्टर 13 अगस्त 2020 को लॉ में आ चुका है, जो बोलता है कि यार आपको जो है एसएससी को ढंग से ट्रीट करना है, फेयरली ट्रीट करना है। तो कई बार एओ जो है फालतू के क्वेश्चन पूछता है, हार्डशिप करता है, वो सब चीजों को हम यहां कर सकते हैं। अब 148 का नोटिस है, नॉर्मली हम बोलते हैं 148 में तो कुछ भी पूछ सकता है मेन इश्यू के साथ में, बट एसओपी जो फेसलेस की है उसमें लिखा हुआ है कि आपको टू द पॉइंट क्वेश्चन करना है, फ्रिवोलस क्वेश्चन नहीं करना। तो वो हम लिख दे कि हमने मेन इश्यू पे रिप्लाई कर दिए और एसओपी ये बोलती है और ये टैक्सपेयर चार्टर लगा दे, तो हो सकता है वो एओ फिर जो है इधर उधर आपकी इंक्वायरी नहीं करें। तो ये भी इंपॉर्टेंट, ये टैक्सपेयर चार्टर्स और लॉ में जो हमको प्रोटेक्शन दिए हुए हैं इनको भी हम यूज करें तो इसका बड़ा इंपैक्ट होता है। और सर हम लोग ड्राफ्टिंग की जब बात करते हैं तो हम इनकम टैक्स देखते हैं, बट दूसरे लॉ का भी इंपॉर्टेंस है। ये 3 लॉयर्स, इन तीनों की, रुस्तम कोला, एसपी मेहता, पालकीवाला साहब, इन तीनों की जब लाइफ हिस्ट्री देखी तो तीनों इनकम टैक्स लॉस के सबसे बड़े धुरंधर थे, बट तीनों में एक चीज कॉमन थी। इन तीनों ने जब अपनी प्रैक्टिस शुरुआत की तो पहले 3 साल इन्होंने सिविल लॉ की प्रैक्टिस की थी, और वो सिविल लॉ के नॉलेज को जब इन्होंने इधर अप्लाई किया तो वो बाकी रेस्ट इज हिस्ट्री। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सिविल लॉ में हम कैसे यूज करते हैं। आज मैं इंदौर में बैठा हूं और कलकत्ता का एओ मेरे को नोटिस दे रहा है कि समन दिया कि कलकत्ता हो, तो मैं उसको बोल सकता हूं कि सिविल प्रोसीजर कोड का जो है ऑर्डर 4 रूल 26 मुझे बोलता है कि अगर 500 किलोमीटर से ज्यादा है तो आपको मेरे एओ को बोलना है लॉ ऑफ कमीशन। तो ये सिविल प्रोसीजर कोड हो गया। आज जो है मैंने मंगनानी जी से लोन लिया था पर अब हमारे बातचीत के संबंध नहीं है, अब मैं बोलूं कि उनका आईटीआर ला के दो, मेरे को एओ बोल रहा है, मैं नहीं ला सकता। तो मैं जो समन मेरे अगेंस्ट में यूज होता है, मैं सेक्शन 131 में राइट टू समन इनके लिए कर सकता हूं। मैं एओ को बोलूं कि भैया ये इनका नाम पता, आप डायरेक्ट उनसे ले लो। अब एओ को मैंने बोल दिया डायरेक्ट उनसे ले लो, एओ उनसे नहीं लेता तो हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का प्रकाश चंद्र नाटा का डिसीजन है कि फिर वो मेरे केस में एडिशन नहीं कर सकता। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो समन चीजें हैं या ये चीजें हैं इसको हम अपने फेवर में भी यूज कर सकते हैं, बट अगर मैंने रिक्वेस्ट ही नहीं करी अपने सबमिशन में तो फिर मेरे हाथ पैर कट जाएंगे। आज मेरे पीठ पीछे कोई इन्होंने लेके आ गए और इस बेस पे एडिशन कर रहे हैं, तो मेरे पास में राइट है कि मैं मांगू कि भैया किस बेस पे कर रहे हो। अगर वो मेरे को नहीं बताते तो सुप्रीम कोर्ट सी वसंतलाल बोलता है कि वो एडिशन नहीं कर सकते, बट मेरे को लाके दे दिया कि ये आपके स्टेटमेंट अगेंस्ट में है और फिर मैं क्रॉस एग्जामिनेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं मांगू तो फिर मेरे एडिशन हो जाएगा। बट मैंने बोल दिया कि लेके आओ मेरे सामने देखता हूं कौन है, तो डिपार्टमेंट नहीं ला पाता तो फिर मैं एडिशन नहीं कर सकता। तो सबमिशन में छोटी छोटी स्टेज पे भी जहां हमको एक्ट करना चाहिए, जो चीज मांगनी चाहिए, और आपको लगता है यार कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन लंबा लंबा मांगे, तो भैया एक बड़े पैराग्राफ में बीच में 2 लाइन फंसा दो ना। अगर किसी चीज को पढ़वाना है तो अलग से पैराग्राफ में दे दो उसको, और किसी चीज को आपको नहीं पढ़वाना और लिखना है तो पूरे लंबे पैराग्राफ में बीच में 2 लाइन फंसा दो, ताकि कोर्ट के सामने तो पढ़ के सुना दो कि ये देखो योर ऑनर ये हमने लिखा हुआ था, ये उन्हें पढ़ा नहीं। तो क्या हाईलाइट करना क्या नहीं करना ये भी हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। अलग अलग स्टैट्यूट्स में बातें हैं। अब 2 चीजें हमने कवर करी, 10 मिनट में तीसरी चीज भी कवर करेंगे कि कैसे सक्सेशन डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट करते हैं। तो सक्सेशन डॉक्यूमेंट में स्टेट सक्सेशन प्लानिंग के विल्स वगैरह ड्राफ्ट करना बहुत जरूरी है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आज की तारीख में 76% सिविल डिस्प्यूट इसलिए होते हैं क्योंकि लोगों की बिल्स नहीं होती। 2 से 3 लाख करोड़ रुपए आज की तारीख में जो है अनक्लेम पड़ा हुआ है। क्यों अनक्लेम पड़ा हुआ है? कोई मांगने वाला ही नहीं है, क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं कि क्या प्रॉपर्टी है क्या नहीं। और अब तो इंडिया इज शाइनिंग
वर्ल्ड में हाईएस्ट वेल्थ जनरेशन इंडिया में हो रहा है। यूएस का एक नाइट फ्रैंक वेल्थ सर्वे रिपोर्ट 2025 का है, जिसने बोला है कि 1 मिलियन यूएसडी से ज्यादा प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड वेल्थ वाले इंडिया में 85,698 लोग हैं, और अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल मतलब 30 मिलियन यूएस डॉलर लगभग 300 करोड़ से ज्यादा संपत्ति वाले इंडिया में 19,119 लोग हैं। और 40 लाख लोगों का हम टैक्स ऑडिट कर रहे हैं, मतलब उनके पास बिजनेस 1 करोड़ से ऊपर का है। ये 40 लाख लोगों से अगर कोई जुड़ा है तो वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसके पास उनकी वेल्थ की बैलेंस शीट है, सब कुछ उसके पास है। तो उससे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है सक्सेशन प्लानिंग, एस्टेट प्लानिंग के लिए। और ये दो चीजें दो तरीके की हो सकते हैं, इन लाइफ, आफ्टर लाइफ। ड्यूरिंग द लाइफ भी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? तो प्राइवेट ट्रस्ट बना के उसके जो है सक्सेशन डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप बहुत कुछ प्लान कर सकते हो। कंपनी के मेमोरेंडम्स बना दो, अलग अलग तरीके से होते हैं। हमारे इंडिया में फैमिली बिजनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किसी फैमिली बिजनेस का चार्टर आप बना दो, फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन बना दो। सर बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स एक फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का 10 लाख रुपए से ज्यादा चार्ज करते हैं। हम तो इंदौर में बैठे हैं, बड़े शहर में बैठे हैं। सतना शहर में एक अनिल सेनानी नाम के इंजीनियर थे, उनकी फैमिली में झगड़े थे, उन्होंने सबको ठीक किया। उनको लगा यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने यही प्रैक्टिस चालू कर दी। फैमिली बिजनेस कंसल्टेंट है वो, फैमिली कंसल्टेंट है वो। फैमिली वालों को सबको इकट्ठा बिठा के बातचीत करने में, साइकोलॉजिकल, दो लोग झगड़ रहे हैं उनको जो है झगड़ा करवा के केवल सुनने का 1 घंटे का 90,000 रुपए चार्ज करते हैं हम। तो ये भी एक बहुत बड़ी एरिया ऑफ प्रैक्टिस है जो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कैसे फैमिली का चार्टर बनाएं, फैमिली का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, उसको इंप्लीमेंट कराएं, ये भी इसकी ड्राफ्टिंग भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर लाइफ सक्सेशन प्लानिंग की बात करें तो नॉमिनेशन करवाना। नॉमिनेशन कैसे करवाना कि जिसको प्रॉपर्टी दे रहे उसी को नॉमिनी बना दो ताकि वेल्थ उसको पूरी प्रॉपर मिल सके। इंटरस्टेट सक्सेशन कैसे होता है तो हमको सबको मालूम है, मैं शॉर्ट में करूंगा, ड्राफ्टिंग पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करूंगा कि अगर विल नहीं है तो हिंदू पे हिंदू लॉ लगेगा, मुस्लिम पे शरीयत लगेगा, क्रिश्चियन पे इंडियन सक्सेशन एक्ट लगेगा। बट अगर विल बना दी तो शरीयत को छोड़ दो तो बाकी सब पे इंडियन सक्सेशन एक्ट लगता है। विल नहीं है तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 इस तरीके से होता है। और क्लास 1 में कौन आता है तो मदर क्लास 1 लीगल एयर में आती है। अब आप देखिए लॉ में डिफरेंसेस क्या है। हिंदू लॉ में, हिंदूज में माता को सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है, तो अगर हिंदू मेल मरता है तो उसकी प्रॉपर्टी में एक हिस्सा मां को जाएगा। बट अगर कोई नॉन हिंदू मेल मरता है तो उसमें केवल पत्नी और बच्चे को जाएगा, उसमें मदर का हिस्सा नहीं है। तो हमारे लॉ में भी बहुत डाइवर्जेंस है जिसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये एक पूरा साइकोलॉजी है किस तरीके से क्लास 1 लीगल एयर है, ये हिंदी में मैंने आपको लिस्ट दे रखी है। फिर क्लास 2 लीगल एयर्स होते हैं, फादर का नंबर जब इनमें से कोई नहीं है तब आता है। इसके बाद में कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हम ले लेते हैं टाइम के उसकी वजह से। इनकम टैक्स, क्या सौतेला बेटा बेटा होता है? ये समस्या हम लोग इनकम टैक्स के हिसाब से देखते हैं। सिविल लॉ में ओनली अ नेचुरली बॉर्न चाइल्ड और अडॉप्टेड चाइल्ड इज अ चाइल्ड। सौतेला बेटा बेटा नहीं होता, उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। बट हम, हाँ जी, सौतेले बेटे पे नहीं आया, वो इलेजिटिमेट चाइल्ड पे आया। अडॉप्टेड चाइल्ड को प्रॉपर्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो देखिए हिंदू लॉ में तो अडॉप्टेड चाइल्ड को रिलेटिव माना है, मुस्लिम्स में अडॉप्टेशन का कंसेप्ट ही नहीं है, उसमें कफाला वर्ड यूज होता है, उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलती। और अगर हम इस्लामिक या क्रिश्चियन पारसी लॉ की बात करें तो उसमें भी अडॉप्शन नहीं है। बट अगर आप रजिस्टर कर देते हो उसको आपके सिविल लॉ के अंदर तो फिर प्रॉपर्टी का राइट मिल सकता है, ऐसा जूरिस्प्रूडेंस है। इलेजिटिमेट चिल्ड्रन, अब आप देखिए हिंदुइज्म में जो है वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं, तो लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट दोनों बच्चों को प्रॉपर्टी में राइट दिया हुआ है। बट इंडियन सक्सेशन एक्ट इलेजिटिमेट को राइट नहीं देता। इट सेज दैट चाइल्ड विल नॉट इंक्लूड अ इलेजिटिमेट चाइल्ड। बट कोर्ट्स ने फिर वहां पर इंटरवीन किया और कोर्ट्स ने बोला है कि भैया इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स विच इज इलेजिटिमेट। चाइल्ड अगर इलेजिटिमेट कभी नहीं हो सकता, चाइल्ड इज ऑलवेज लेजिटिमेट, और प्रॉपर्टी का राइट दिया। जूरिस्प्रूडेंस मेड लॉ भी है, तो ये सब हमको होना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप को भी अब रिकॉग्निशन दे दिया गया है और वाइफ के बराबर उसको जो है प्रॉपर्टी में राइट मिलेंगे। अब एक बात बताएं, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि यार इंटर कास्ट मैरिज मत करो, इंटर रिलीजन मैरिज मत करो, क्यों नहीं करो? एक रमेश था, उसको जेसिका से प्यार हो गया। अब जेसिका क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रही है, रमेश हिंदुइज्म फॉलो कर रहा है। रमेश की अगर डेथ होती है हिंदू की तो उसकी प्रॉपर्टी किस किस को मिलेगी मैडम? मदर,
वाइफ और बच्चे। बट रमेश ने जेसिका से शादी कर ली और रमेश हिंदू है, जेसिका क्रिश्चियन है, अब क्या होगा? ऐसे में इंडियन सक्सेशन एक्ट लग जाता है। तो अब रमेश ने क्योंकि जेसिका से शादी कर ली इसलिए उसकी मदर को कुछ भी नहीं मिलेगा, उस पर हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होगा, इंडियन सक्सेशन एक्ट अप्लाई होगा। तो ये सब चीजें हमको आइडिया होना चाहिए, इसके बाद जो है हम सक्सेशन लॉ बना सकते हैं। अब किसी मुस्लिम की विल बना रहे हैं तो हमको मालूम होना चाहिए केवल उसकी 1/3 प्रॉपर्टी विल में दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं दे सकता, शरीयत में अलाउड ही नहीं है। एक मुस्लिम इस्लाम प्रैक्टिसिंग व्यक्ति केवल अपनी 1/3 प्रॉपर्टी की विल बना सकता है, उससे ज्यादा नहीं बना सकता। और फीमेल में विल बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि फीमेल की प्रॉपर्टी मिलेगी उसके सन, डॉटर, हस्बैंड को। अब उसके हस्बैंड की भी डेथ हो गई, बच्चों की भी अगर बच्चे नहीं है तो फिर प्रॉपर्टी का क्या होगा? उसके पेरेंट्स को नहीं, उसके हस्बैंड के रिश्तेदारों को जाएगी। तो उसके हस्बैंड का कोई चाचा का बेटा है दूर का, वो प्रॉपर्टी ले जाएगा जबकि इसके मदर फादर जिंदा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, फीमेल में तो विल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और विल में भी क्या होता है, दो कंसेप्ट होते हैं। एक तो मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, मुझे मिल गई है तो मैं जो चाहे वो करूं। बट अगर मुझे केवल लाइफ इंटरेस्ट मिला है, केवल वहां रहने का अधिकार मिला है, तो फिर बात अलग हो जाती है। एक और कंसेप्ट आता है, अगर किसी महिला की शादी हो गई पर बच्चे नहीं है और फिर उसकी डेथ होती है तो प्रॉपर्टी जहां से आई वहां वापस जाएगी। अगर मायके से आई तो मायके जाएगी, ससुराल से मिली ससुराल में जाएगी। तो ये अलग अलग कंसेप्ट होते हैं इसके। अब ये इंटरस्टेट चीजें नहीं हो, इसलिए बिल कैसे ड्राफ्ट की जाए वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले तो जो आदमी गया है उसकी असेट कहां है ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए, फैमिली के अंदर जो है आप एम्प्लॉयर के पास चले जाएं, एचआर डिपार्टमेंट से ग्रुप इंश्योरेंस वगैरह की डिटेल में मिल जाती है। पोस्ट ऑफिस के इन्वेस्टमेंट फिनेकल में पेन से मिल जाते हैं, म्यूचुअल फंड के कार्वी कैंप से मिल जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है एनएसडीएल का कास। हम सब देखते हैं कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट, किसी भी क्लाइंट की विल ये एनएसडीएल का कास देखे बिना मत बनाओ, क्योंकि इसमें सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की डिटेल है और कौन नॉमिनी ये भी लिखा है किस असेट का। तो एक डीमेट में फादर है, एक में नॉमिनी रजिस्टर्ड नहीं है, एक में वाइफ है, ऐसे अलग अलग नॉमिनी है। तो जिसको प्रॉपर्टी देना चाहते हो उसी को नॉमिनी बना दो, तो सबसे स्मूथ सक्सेशन हो सकता है। और ये एक्सरसाइज करने की है, रियल पैसे मिलते हैं हमको। जब बिल की बात आती है, बिल बनाने की बात आती है, तो मेजर पर्सन बना सकता है, जो साउंड माइंड में है वो बना सकता है। विल क्यों बनाए? जिसने सेवा की उसको मेवा मिले इसलिए बनाए। और विल रिटर्न होनी चाहिए, ओरल विल परमिटेड नहीं है। ओरल विल कहां परमिटेड है? अगर मैं सैनिक हूं और युद्ध करने गया हूं और मैं अब डेथ चार्ज के लिए जा रहा हूं तो अपने साथी को बोल दूं कि भैया मैं जा रहा हूं शहीद होने, मेरी प्रॉपर्टी ऐसे मिले, वहीं पर आपकी जो है ओरल विल परमिटेड है। अदरवाइज रिटर्न विल होनी चाहिए। विल में किसको दे रहे हैं ये बताना है और क्यों दे रहे हैं ये बताना चाहिए। क्या इंपॉर्टेंट है? डेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेट नहीं मालूम तो लास्ट विल कौन सी है कैसे मालूम पड़ेगा? डेट क्लियर होना चाहिए, फिजिकल सिग्नेचर होना चाहिए, डीएससी नहीं चलेगी, 2 विटनेस कम से कम होने चाहिए। अब अगर आपको विल के 5,000 ले रहे हो, 50,000 लेने हैं, आपका क्लाइंट बहुत ज्यादा बोलता है मेरी विल पक्की होनी चाहिए, तो जो 2 विटनेस हैं उन विटनेस से साइन करा लो और उन विटनेस के एफिडेविट करवा के नोटराइज करवा लो और वो भी बिल के साथ रख दो, ताकि वो विटनेस अगर निपट भी जाए तो फिर वो ये नहीं कोई जो है चैलेंज नहीं कर सके। जिन्होंने विटनेसिंग करी उनके एफिडेविट करा लो कि मैंने इसको बिल करते देखा, वो नोटराइज एफिडेविट हो जाए, तो उससे बिल का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। एग्जीक्यूटर अपॉइंट करें, एग्जीक्यूटर नहीं है तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाना पड़ेगा। एग्जीक्यूटर उम्र में छोटा हो वो ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आदमी के पहले एग्जीक्यूटर चले जाए उसका, ये होना जरूरी है। एग्जीक्यूटर नहीं लिखा, पूरी बिल लिख दी, फिर एडमिनिस्ट्रेटर कोर्ट के पास जाना पड़ता है सर एग्जीक्यूटर बनवाने, इसलिए एग्जीक्यूटर बनवाना ही चाहिए। लैंग्वेज क्लियर होना चाहिए। आई लीव मनी टू माई वाइफ तो कुछ नहीं मिलेगा, आई लीव ऑल माई मनी टू माई वाइफ तो फिर सब कुछ मिल जाएगा। तो लैंग्वेज में एम्बिग्विटी भी कई बार विल्स में देखी गई है, वो अवॉइड होनी चाहिए। एग्जीक्यूटर कौन बने, कैसे बने? सर जिसको सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी मिल रही है उसको एग्जीक्यूटर बनाओ, क्योंकि वो जो है कोर्ट में धक्के खाने में दिक्कत नहीं होगी। एक केस में हमने देखा फूफा जी को एग्जीक्यूटर बना दिया, उनको कुछ दिया नहीं, मैं क्यों जाऊं, मेरे को तो देके नहीं गया कुछ, देखूंगा जब फुर्सत मिलेगी तब चले जाऊंगा। जिसको प्रॉपर्टी मिल रही है उसका इंटरेस्ट रहेगा, तो नॉर्मली स्पाउसेस को सबसे ज्यादा एग्जीक्यूटर बनाया जाता है। या आप अपने सीए को अगर बना रहे हो तो उसमें लिख दो कि भैया इसके अंदर जो भी फीस रहेगी वो फीस देने के बाद में जो है एग्जीक्यूशन करेगा। नहीं तो फीस लिखी नहीं, बोले आप तो चाचा जी आप तो पापा के दोस्त थे, काय की फीस। और फीस अगर आपको अमाउंट नहीं लिखना तो आप लिख दो फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय आईसीआई इन देयर मिनिमम शेड्यूल। तो जो हमारा मिनिमम फीस का शेड्यूल है उसमें जो भी फीस रहेगी उतनी फीस हम चार्ज करेंगे एग्जीक्यूशन की, तो प्रॉपर फीस भी मिल जाएगी।
और एग्जीक्यूटर भी प्राइमरी और सेकेंडरी बनाते हैं। प्राइमरी एग्जीक्यूटर अगर वो चले जाए तो फिर सेकेंडरी आ जाएगा, ताकि एक के जाने के बाद विल अपनी इनवैलिड नहीं हो जाए, विल नहीं चेंज करना पड़े। क्या आप किसी फर्म को एग्जीक्यूटर बना सकते हो? कई बार बिग फोर वाले आजकल क्या कर रहे हैं कि यार फर्म तो नहीं बन सकती, तो एनी अथराइज पार्टनर ऑफ सो एंड सो फर्म या सीनियर मोस्ट पार्टनर ऑफ सो एंड सो फर्म, ये भी कर दिया जाता है। तो वो जो है फर्म तो नहीं बन सकती, पर पार्टनर ऑफ दैट फर्म जो फर्म अथराइज करेगा वो एग्जीक्यूटर बन जाता है। इस तरीके के क्लॉज भी, तो मैं बता रहा हूं ना बिग फोर किस तरीके से, अभी जो सर ने बड़ी चर्चा करी, तो बिग फोर इस तरीके से भी कंसल्टिंग और इसमें कमा रहे हैं। अब विटनेस कौन हो? देखिए हम विल बनाते हैं पर कई बेसिक बारीक चीजें जो हम भूल जाते हैं। अब मैंने जो है, मेरे को विल में अपनी वाइफ को लिख दिया कि मेरी वाइफ को मैं 5 करोड़ रुपए दे रहा हूं, और बोला देख तेरे को 5 करोड़ दे रहा हूं। वो खुश हो गई, बोला एक काम करे विटनेस में साइन कर दे। जैसे उसने विटनेस में साइन किया, सेक्शन 67 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट बोलता है कि अगर आप जिसको प्रॉपर्टी दे रहे हो विल में, वो अगर विटनेस बन गया तो जो भी दे रहे हो वो इनवैलिड हो जाएगा, वो उसको नहीं मिलेगा। तो जिसको भी प्रॉपर्टी दे रहे हो, जो बेनिफिशियरी है उसको कभी भी विटनेस मत बनाओ। ये ड्राफ्टिंग में गलती अगर आपने कर दी तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये हिंदूज पे अप्लाई नहीं होता है। ये भी मालूम होना चाहिए किस पे अप्लाई होता है किस पे नहीं। तो ये अप्लाई नहीं होता, बट वी शुड अवॉइड जो बेनिफिशियरी है उसको प्रॉपर्टी मत दो। अब किसी व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी घटना क्या है? शादी। अगर किसी ने शादी के पहले विल बनाई है और उसकी शादी हो गई तो वो विल इनवैलिड हो जाती है शादी के बाद। तो इसलिए विल शादी के पहले बनाई तो शादी के बाद नई विल बना दे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 2 बार हमारे लिए भी तो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी हो गई। देन बेनिफिशियरी कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, जिसको चाहो उसको प्रॉपर्टी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। आजकल तो एक और चीज चालू हो गई, विल में लोग लिखने लग गए कि भैया मेरे व्हाट्सएप का जो पासवर्ड है ये मेरी वाइफ को नहीं मेरे फ्रेंड को देना केवल। ये भी देखने में आया है। तो डिजिटल असेट्स, क्रिप्टो, जीमेल अकाउंट, इवन फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मेरे 1 लाख फॉलोअर है, तो उसका पासवर्ड कौन ऑपरेट करेगा, वो भी जो है आजकल बिल के अंदर लोग लिख के जाने लगे हैं। इसके बाद में जब बेनिफिशियरी लिखते हैं तो मैंने लिख दिया कि मेरे बाद मेरी प्रॉपर्टी मेरे बेटे को। अब कई बार बेटा नहीं रहे तो क्या, तो इसलिए लोग प्राइमरी और सेकेंडरी बेनिफिशियरी लिखते हैं कि यार मेरे बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी वाइफ को, बट इन द इवेंट ऑफ माय वाइफ प्री डिसीजिंग मी, ये मेरे बच्चे को मिल जाए। तो प्राइमरी और सेकेंडरी बेनिफिशियरी ये भी आप बना सकते हो बिल के अंदर कि आई बिक्विथ ऑल माय प्रॉपर्टी टू माय वाइफ, हाउएवर इन द इवेंट ऑफ माय वाइफ प्री डिसीजिंग मी इट शैल गो टू माय सन सो एंड सो। तो ये भी एक अच्छा है ताकि आपको किसी अनहैपनिंग में विल बार बार चेंज नहीं करना पड़े। तो ये एक इंपॉर्टेंट बेनिफिशियरी क्लॉज है। और एक रेसिडुअरी क्लॉज हमेशा होना चाहिए कि ये असेट अभी तक कितनी है, इसके बाद कोई भी असेट है जिसका ऊपर विवरण नहीं है तो वो असेट की प्रॉपर्टी इसको सो एंड सो मिले। तो रेसिडुअरी क्लॉज हमेशा होना चाहिए, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नो, मैंने बोल दिया कि भैया मेरी प्रॉपर्टी जो है ये प्रॉपर्टी में से 5 लाख रुपए लवीश को मिलेंगे, बट अगर लवीश ने मेरी विल को चैलेंज किया तो इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये क्लॉज नो कंटेस्ट क्लॉज कि विल को कोई चैलेंज नहीं करे, लीगली ये कितना सस्टेन होगा ये अलग बात है, बट ये क्लॉज लिखने से झगड़े कम हो जाते हैं। कोई आदमी विल को चैलेंज नहीं करेगा क्योंकि बोले चैलेंज किया तो जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए नो कंटेस्ट क्लॉज, ये रतन टाटा और माइकल जैक्सन इनकी विल्स में क्लॉज था। अब महिलाओं में झगड़े होते हैं कि ये अंगूठी तो मम्मी मेरे को दे के गई थी, ये हार मेरे लिए बोला था, नहीं तेरे को ये हार नहीं, तेरे को ये हार बोला था, तो कैसे मालूम पड़े? तो आजकल मोबाइल से ज्वेलरी की फोटो खींच के उस पर लिख दो कि यार ये ज्वेलरी इसको, ये इसको, ये इसको। ये भी विल्स में आजकल फोटोग्राफ लोग इस तरीके से लगा देते हैं। तो दिस इज ऑल्सो प्रैक्टिस। एक और चीज है, सबसे ज्यादा आदमी को दुख कब होता है? मुझे क्या मिला इसकी खुशी से ज्यादा इसको ज्यादा मिल गया उसका दुख होता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए भी एक सिस्टम है कि आप विल बनाओ, विल में लिख दो कि मैं एनेक्जर 1 की एसेट बेटे को दे रहा हूं, एनेक्जर 2 का बेटी को दे रहा हूं। अब विल आपकी जो मेन विल है वो तो सब बेनिफिशियरी को मिल जाएगी, और जिससे रिलेटेड एनेक्जर है उसको केवल उतना मिलेगा कि बेटे से रिलेटेड एनेक्जर 1 है तो मेन विल प्लस एनेक्जर 1 बेटे को एग्जीक्यूटर ने दे दिया, मेन विल प्लस एनेक्जर 2 बेटी वाला उसको दे दिया, ताकि किसको क्या मिला दूसरे को ये अगर क्लैरिफाई नहीं करना हो, झगड़े नहीं करवाने हो, तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोसेस है ड्राफ्टिंग का विल के अंदर। विल में क्या दे सकते हैं? जो मेरा है वो दे सकते हैं। रजिस्टर्ड विल होना जरूरी है नहीं, बट लॉ अब चेंज हो रहा है। सुमित जी ने भी थोड़े दिन पहले एक डिसीजन शेयर किया था मेरे साथ, मेटपल्ली लसुम्बाई, जो बोला है कि अगर रजिस्टर्ड है विल
तो इट विल कैरी अ स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन कि विल जेन्युइन है। विल के लिए कोई स्टाम्प पेपर की जरूरत नहीं है। यूएस में 4000 करोड़ से ज्यादा की विल एक टिश्यू पेपर के ऊपर बनाई और वो एग्जीक्यूट हुई है। तो आपको 2 विटनेस चाहिए, कोई स्टाम्प पेपर की जरूरत विल के अंदर नहीं है। अगर किसी प्रॉपर्टी, हमारे यहां भी मध्य प्रदेश में स्कीम चालू हुई थी, 1000 रुपए में वाइफ का नाम जोड़ लो। अगर किसी प्रॉपर्टी में 2 लोगों का नाम है, पूरा पैसा मैंने दिया बट मेरी वाइफ का नाम जोड़ दिया, तो हु इज द ओनर? अगर शेयर डिफाइन है तो इक्वल ओनरशिप का डॉक्ट्रिन है, दोनों को इक्वल ओनर माना जाएगा। विल में अगर कुछ छोटा मोटा अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए कोडिसिल ड्राफ्ट होता है, स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती। बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में अगर विल है, बनाई है, वहां प्रॉपर्टी है, तो उसको कोर्ट से स्टैंप लगवाना पड़ता है, जिसको प्रोबेट बोलते हैं, जिसमें 75,000 का खर्चा आता है। विल के कुछ फेक रिपोर्ट्स या मिथ स्टाम्प पेपर पे होनी चाहिए, जरूरी नहीं है, कोई लीगल फॉर्मेट नहीं है। विल जितनी बार चाहे उतनी बार चेंज कर सकते हो, पर्सन के बाद ही विल इंपॉर्टेंस फोर्स में आती है। जिसको चाहे छोड़ो, जिसको चाहे ले लो। तो आप बोलेंगे नहीं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में तो हम कैसे छोड़े? तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अब कुछ नहीं होती है। 1956 के बाद अगर कोई प्रॉपर्टी आपके परदादा के दादा की आपको मिली है तो वो आपकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है, जिसको चाहे दो, जिसको चाहे मत दो। आप किसी को भी एक्सक्लूड कर सकते हो, किसी को भी प्रॉपर्टी दे सकते हो, कोई बार नहीं है। लास्ट विल प्रिवेल करेगी, इसलिए डेट होना जरूरी है। नॉमिनेशन हमेशा ट्रस्टी है, कस्टोडियन है, मालिक नहीं है। विल प्रिवेल करेगी। कंपनी लॉ में लिखा है कि नॉमिनी इज द ओनर, बट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट करके बोला कि कंपनी लॉ जो है आपको होल्डिंग के बारे में बता सकती है, कंपनी के लिए गवर्नेंस, सक्सेशन तो सक्सेशन लॉ ही गवर्न करेंगे। तो नॉमिनेशन के ऊपर हमेशा सक्सेशन लॉ रहेंगे। ऑल वुमेन कैन मेक अ विल, 2 विटनेस होना चाहिए। एंड मैरिज रिवोक्स अ विल, शादी के पहले की विल शादी के बाद इनवैलिड हो जाती है, एक्सेप्ट हिंदूज एंड मुस्लिम। राइट सर? तो बहुत कुछ है। ये जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगी हमको ओरल ड्राफ्टिंग स्किल्स में रिक्वायर्ड था, वो मैंने आपसे शेयर की। थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ पेशेंट हियरिंग। Thank you so much, Pankaj sir. कुछ ड्राफ्टिंग इज द सब्जेक्ट। समराइजेशन बस एक होना चाहिए, तो एट द एंड ऑफ व्हाटएवर सबमिशन या स्टार्टिंग में या आखिरी। ड्राफ्टिंग के लिए तो टाइम ज़्यादा लेना चाहिए, बहुत शॉर्ट में, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत कम समय में बता दिया आपने। तो किसी पे इलुसिडेट करना हो तो अपन बैठ सकते हैं या मतलब एज यू से। आपको डाउट है, जैसे एचयूएफ में हम जनरली लिखते तो यही है कि मतलब माइनर बन सकता है पार्टनर। एचयूएफ की पार्टनरशिप एलएलपी में, एलएलपी में तो बन ही नहीं सकता सर, लॉ बिल्कुल परमिट नहीं करता माइनर की। माइनर नहीं, जब वो उसका डेथ हो जाता है तो लीगल हायर बाद में पार्टनर। आप नॉर्मल पार्टनरशिप में लिखते हो कि लीगल हेयर पार्टनर बन सकता है, बट अगर 2 पार्टनर और एक की डेथ हो गई तो सुप्रीम कोर्ट ने लॉ ऑफ द लैंड बना दिया है, मोहम्मद लईफुद्दीन वर्सेस कमला देवी मिश्र, कि वो डिसॉल्व होना ही है, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू हैव रिटन। बट सारे लोग लिखते थे इसलिए अच्छी बात है ना, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिखने से बच नहीं सकते। सर रेशियो पार्टनरशिप जो है वो प्रॉपर्टी के रेशियो को डिफाइन करता है, प्रॉफिट रेशियो है। हाँ, प्रॉपर्टी जो डिस्ट्रीब्यूट होगी पार्टनरशिप उसी रेशियो के हिसाब से होगी। सर सुमित सर नहीं, इक्वल इक्वल होगी अनलेस आप लिख दो उसमें कि जो असेट्स हैं वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिवाइड होगी, तो फिर होगी, अदरवाइज इक्वल मान लो। ये तो फिर बाकी पार्टनर के साथ गलत हो गया ना, जो ऐसा ज्यादा तो लिख दो ना, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यू हैव टू डिफाइन एवरीथिंग। नहीं किया तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वल ओनरशिप लग जाएगा। लेटेस्ट लीगल पोजीशन ये है कि अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अगेंस्ट में डिसीजन दिया, पर बाकी सारे हाई कोर्ट फेवरेबल है। और हेक्सावेयर बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वो है, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में आपको स्टे मिल जाएगा इसके ऊपर, पर अभी डिसीजन कुछ भी नहीं होगा अनलेस सुप्रीम कोर्ट इसको सेटल कर दे। गुजरात आ गया, अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी ब्यूटीफुली रिटन। And on behalf of director company बना सकते हो। On behalf of director company। कंपनी तो पार्टनर बन सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑन बिहाफ ऑफ डायरेक्टर नहीं, फिर वो कंपनी पार्टनर बनेगी। कंपनी इज अ पर्सन। सर बोल रहे हैं कि एलएलपी ज्यादा सिक्योर्ड है, इससे उसकी चलेगा, तो ऐसा क्या है जो इधर भी लिख सकते हो और उधर है? लिमिटेड लायबिलिटी और 2 पार्टनर में से एक की डेथ हो जाए तो फर्म खत्म नहीं होगी एलएलपी। बस वही सब चीजें हैं सर। बीमारी का सॉल्यूशन होता है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उसके हिसाब से आपका क्या स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करेगा। आर्बिट्रेशन का लिखना चाहिए। हाँ, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट सर ने शेयर किया
आर्बिट्रेशन क्लॉज हमको हर एक में डालना चाहिए, और आर्बिट्रेशन क्लॉज एक सजेस्टेड ये आप डाल दो कि द आर्बिट्रेटर शेल बी आर्बिट्रेटर फ्रॉम द पैनल ऑफ आईसीए, तो कम से कम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको आर्बिट्रेट करे, ये आपके एग्रीमेंट में ही आ जाए। या लिख दो ना, कई बार नाम लिखने से उसका अपॉइंटमेंट इजी हो जाता है। दिस इज आल्सो गुड। हाँ जी, किसी के पर्सन की डेथ होने से एज हिंदू एक्ट मदर एंड किड्स को एंड वाइफ को प्रॉपर्टी मिली, सो इज इट पॉसिबल कि कोई एमओयू के बेसिस पे वो किसी एक के नाम पे ही उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दें? सब अपना राइट रिलिंक्विश कर दें तो वो एक को मिल जाएगा, एक के नाम पे हो जाएगा। आपको कंसेंट देनी पड़ेगी, हत्या होता है वो, आप जाके वी डोंट हैव एनी इंटरेस्ट, इस तरीके से आप जो वो सब रजिस्ट्रार मांगे उसके ऊपर है। जब म्यूटेशन कराने जाएंगे उस प्रॉपर्टी का, उस पर डिपेंड करता है उसका कन्वीनियंस क्या है। कोई इम्प्लीकेशन सर विल में ऐसा लिख सकते हैं ऑल माय प्रॉपर्टीज एंड मनी विल गो टू दिस पर्सन, और दे नीड टू स्पेसिफाई दिस प्रॉपर्टी डिटेल्स लिखना कम? नहीं, आप लिख दो ऑल माय प्रॉपर्टी शेल गो टू माय वाइफ, तो सब कुछ वाइफ को मिल जाएगा, प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं। ऑल द प्रेजेंट प्रॉपर्टी एंड एनी प्रॉपर्टी व्हिच आई मे एक्वायर इन फ्यूचर शेल आल्सो गो टू माय वाइफ। राइट सर? Thank you so much, everyone. Thank you so much, Pankaj sir, for giving your words and sharing the experience. Thank you so much, everyone.